विपक्ष के लोग, जो इंडिया अलायंस के लोग मुस्तैदी से करें तो मुझे लगता है कि गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, बेईमानी की, धांधली की गुंजाइश कम हो जाती है। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तो इसी बात से खुश नजर आ रहे हैं कि इस बार लोकतंत्र जीत रहा है और विपक्ष, मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है। संसद में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो भाजपा किसी भी हालत में 200 से ऊपर नहीं जा रही है। एनडीए का उनका अलायंस कुल मिलाकर के अगर 200 के पार जाएगा तो 210 220 सीटों के आसपास उसका होगा। सबसे बड़ी बात जो हमको दिखाई दे रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के लेवल पे, एक तो दो राजनीतिक दलों का भविष्य लगभग अंधकारमय हो गया है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह से इरेलीवेंट साबित हो रही है। उसी तरह से बिहार में कुछ सीटें तो जीत सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जनता दल यू अब इस चुनाव के बाद कहां दिखाई देगा, इसकी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। वो कहीं मर्ज कर जाएं, कहीं लोग टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन वो रहेंगे नहीं, ये तो पक्का हो गया है। तो अब उसका असर क्या पड़ा है कि जैसे ईस्टर्न यूपी में ये बात खास तौर से तीसरे चौथे चरण के मतदान के बाद से ही हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग थे, उनको लगने लगा था कि मायावती जी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि भाजपा को जिताने के लिए लड़ रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद ने जो कोई आलोचना कर दी थी, थोड़ी सरकार के खिलाफ बोल दिया था, तो उसको स्नप करके उनको सभी पदों से हटा दिया, अपना उत्तराधिकारी भी मानने से मना कर दिया, सारा किया। तो उसको लेकर के बड़ा रिसेंटमेंट है। और बहुजन समाज पार्टी का जो खासतौर से दलित जनाधार है वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ा है। और ये जुड़ाव मैं देख रहा हूं कि अवध से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साफ नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि जिन 13 क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहा है उनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, ये लोग 7-8 सीटें तो साफ साफ जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि 3-4 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई नजर आ रही हैं। घोसी है, गाजीपुर है, चंदौली है, ये भदोही है, कुशीनगर है, देवरिया है। ये सब सीटें ऐसी हैं जहां से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जीत सकता है। और बाकी सीटें जो है, गोरखपुर है या इधर मिर्जापुर है, चंदौली भी हार सकते हैं। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, उनकी हालत खस्ता बताई जा रही है। महाराजगंज की सीट वो भी फंसी हुई नजर आ रही है, जहां से केंद्रीय वित्त मंत्री है पंकज चौधरी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की सीट फंसी हुई है। रॉबर्ट्सगंज में जबरदस्त टक्कर हो रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3-4 सीटें फंसी हुई हैं और 4-5-6 सीटें समाजवादी मतलब इंडिया अलायंस के पास जा रही है और 2-3 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। लेकिन अगर जाएंगी भी तो मार्जिन इस बार बहुत कम होगा। जैसे बनारस की सीट का है, बनारस में हो सकता है कि मोदी जी जीत जाएं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री भी चुनाव हारे हैं। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने काशी को अपना लिया है, काशी ने उनको अपना लिया है, गंगा मैया ने उनको अपना लिया है, लेकिन उन्होंने काशी को अपनाया नहीं है। उनका मतदान गांधीनगर में हुआ, वो काशी के अभी तक मतदाता भी नहीं हो सके हैं। ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि भाई क्या वजह है, जब आप कह रहे हैं कि हमको काशी ने अपना लिया, गंगा मैया ने अपना लिया, हम काशी के हो गए हैं, तो काशी में मतदाता क्यों नहीं बन गए आप? वहां अपना कोई ठिकाना क्यों नहीं बना लिया आपने? आप रह तो गए, गुजराती ही रह गए ना। तो ये सवाल जो है जिस तरह से लोग उठा रहे हैं और लोग खुल करके बोल रहे हैं, तो उससे लगता है कि मतलब टफ चुनाव है, वो भी जीत हो सकती है, लेकिन जीत और हार का अंतर जो है बहुत मामूली होगा। जैसा हाइपरबोलिक बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 10 लाख से जीतने जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है 8 लाख से जीतने जा रहे हैं, तो ये गलत बातें हैं। अब दूसरा समीकरण जो बिहार में दिखाई दे रहा, बिहार का चुनाव चाहे जो भी कारण रहा हो, जिस तरह भी हो जा रहा हो, वो अगड़े और पिछड़े का चुनाव हो गया है। और उस चुनाव में आप हालत ये हो गई है कि आप देखिए, जैसे काराकट में उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चुनाव, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ पवन सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल में टिकट दिया था, उन्होंने टिकट ठुकरा दिया और आकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके पीछे पूरे राजपूत लॉबी जो वहां की है, भाजपा के जो नेता हैं, वो सारे लोग लामबंद हो गए हैं।
तो नतीजा हो गया कि वहां का जो कुशवाहा समाज है वो लोग कह रहे हैं कि अगर राजपूतों ने पवन सिंह को वोट दिया तो हम लोग आरा में आर.के. सिंह को वोट नहीं देंगे, राजकुमार सिंह को वोट नहीं देंगे, हम भी वहां पे जाके सुदामा प्रसाद को वोट देंगे। तो ये जो इस तरह का सिनारियो बन गया है, कुशवाहा समाज बिहार का जो है उसमें चूंकि तेजस्वी यादव ने सीट के वितरण में काफी थोड़ी रणनीतिक रूप से काफी ये किया है, उसका असर भी दिख रहा है कि 5-7 सीटें पर जो उम्मीदवार बन गए हैं कुशवाहा समाज के लोग, तो जो एनडीए के साथ होता था, नीतीश कुमार या उपेंद्र कुशवाहा के साथ होता था, वो अब खुल करके आरजेडी और कांग्रेस के कैंप में नजर आ रहा है। तीसरी बात है कि जिस तरह से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने 251 रैलियां की हेलीकॉप्टर में घूम घूम करके पूरे बिहार में, उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है, पोलराइजेशन हुआ है। और जो लोग जैसे पिछली बार निषाद समाज था, निषाद समाज एनडीए के तरफ गया था, इस बार एकदम नहीं जा रहा है। इस बार मुकेश सहनी के कारण हो या और भी जो कारण हो, जा संविधान को लेकर के जो आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, इस सब को लेकर के बड़ा भारी रिएक्शन दिख रहा है। ये यूपी में भी दिखाई दे रहा है, बिहार में भी दिखाई दे रहा है। और एक बात और है कि जैसे भाजपा के लोग पहले कह रहे थे, जब लग रहा था ना कि भाई अब गुजरात में तो सारी सीटें आप ही के पास हैं, राजस्थान में सारी सीटें आप ही के पास हैं, दिल्ली हरियाणा में सब सीट आपके पास है, उत्तराखंड और हिमाचल में सारी सीटें आप ही के पास है, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ के सब आपके पास है, बिहार में एक सीट छोड़ के सब आपके पास है, तो सभी जगहों पे तो सीटें आपकी घटेंगी। वो लोग कहते थे नहीं हम इसकी भरपाई तमिलनाडु में करेंगे, केरला में करेंगे। अब वो पता लगा कि तेलंगाना भी जीरो, ये तमिलनाडु भी जीरो हो रहा है, केरल भी जीरो हो रहा है। अब कह रहे हैं कि नहीं अब वो हम उड़ीसा में करेंगे, बंगाल में कर लेंगे और आंध्रा में कर लेंगे। अरे भाई उड़ीसा में आप और बीजेडी में ही तो है ना, तो बीजेडी तो ऐसे भी एनडीए के साथ है। पूरे 5 साल या 10 साल जो है नवीन पटनायक की पार्टी केंद्र में सरकार का समर्थन करती रही है। तो एट द कास्ट ऑफ बीजेडी चाहे एट द कास्ट ऑफ बीजेपी, वो तो दोनों एक ही बराबर है। आंध्र प्रदेश में भी यही है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लगातार आपके साथ रही है, तो उसमें आपको गेन कहां से हो रहा है? तेलंगाना में कोई गेन हो नहीं रहा है। तो अब बंगाल का है, बंगाल में कह रहे हैं लोग कि डबल डिजिट भी अगर पार कर जाए बीजेपी तो बहुत बड़ी बात होगी। हमसे कुछ लोगों की बात हो रही थी वहां के जर्नलिस्टों से जो थोड़ा अलग ढंग की सोच रखते हैं लोग, वो लोग कह रहे थे कि पिछली बार जो 18 सीटें थी, इस बार अगर 10 सीट के आसपास ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सिमट जाए, क्योंकि जो एससी एसटी समाज है या माइनॉरिटी तो जो है ही है, लेकिन ये गलत फहमी जो फैलाई जाती है कि नहीं खाली मुसलमानों के कारण जीतती है, वो ऐसा नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अधिकतम उन इलाकों में जीती थी टीएमसी जहां पे आदिवासी हैं, जहां पे दलित समाज के लोग ज्यादा हैं और हिंदू हैं लोग, उन सीटों से जीत करके आई थी। तो वो सारा इस बार लामबंद हो गया। उसको लगता है कि जो भी मिल रहा है हमारे हाथ से छीन लेंगे लोग, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे पूरी की पूरी तरह से, जो हमको बराबरी का हक देता है, जो हम सबके सामने खड़े होकर बात कर पाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इन सारे इश्यूज ने एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ काम किया है। और तीसरी जो बार बार कहते हैं लोग कि साहब देखिए वो वहां जाके वहां कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं और कैमरे चारों तरफ से लगे हुए हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हाई स्कूल वगैरह में जब पढ़ते थे, तो कभी कभी जो है ध्यान हम लोग का कहीं और हो जाता था, तो टीचर समझ जाते थे, तो कोई सवाल अटपटा पूछ देते थे, तो हम लोग चुप हो जाते थे। तो कहते थे मनमोर यहाँ चित्त भुसौले, मन यहाँ है और चित्त कहीं और है। मोदी जी के दिमाग में तो लग रहा है कि भैया वो कहाँ कहाँ गड़बड़ा रहा है मामला, वो कंगना जीत रही है कि हार रही है। वहां तो गई फूल उल दे रही थी लेने, तो भी उन्होंने मना कर दिया था। तो दिमाग में तो ये सब चल रहा है, सारी खुरापातें चल रही हैं। तो इसके बाद भी इतना जरूर है कि वो बहुत आसानी से छोड़ने वाले नहीं है सत्ता, ये बात भी तय मानिए। उसके लिए विपक्ष अगर पूरी तैयारी करेगा और पूरी तरह से मतगणना जब तक पूरी संपन्न न हो जाए, उसका ये मुस्तैदी से उसका ये न करे, तब तक कुछ निर्णायक तौर पे नहीं कहा जा सकता है। और आपने ठीक कहा था कि आज का जो एग्जिट पोल होगा उसमें लगभग सबको मालूम है, शायद यह भी एक कारण है कि विपक्ष ने अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना भी कर दिया है एग्जिट पोल्स में, क्योंकि मालूम है कि आपको उसे कराएंगे और कहलवाएंगे कि देखिए एग्जिट पोल कह रहा है, तो कांग्रेस का भी या समाजवादी पार्टी का भी प्रवक्ता कहेगा कि भाई एग्जिट पोल तो दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब झूठ फरेब की बातें हैं। हम तो बार बार कहते हैं, हमको भी हालांकि किसी टीवी चैनल पे जाना है, शाम को जाना होगा, पहले भी जाते रहे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई जो पोल करने वाले हैं, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, उनको मतगणना के समय अनिवार्य रूप से बैठाना चाहिए।
और अगर उनकी बातें सही साबित हो तो हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन अगर गलत होती हैं तो उनको तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए कि हमने झूठ फैलाया, हमने झूठ और प्रपंच का बाजार चलाया, पैसे के लिए सारा खेल किया। क्योंकि बीच में तो आ गया स्टिंग ऑपरेशन ने भी बता दिया था ना कि भाई आपके लिए हम इतनी सीटें बढ़ा दे रहे हैं, तो आपके लिए हम इतना घटा दे रहे हैं, इसे कर दे रहे हैं। तो ये सब तो जगजाहिर हो चुका है। अब इसलिए उसकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे लिए तो रहता था कि एक इंटरटेनमेंट बढ़िया होता था और कुछ शेयरों में इधर उधर होता था, हम समझ जाते थे कि मामला है, तो उस दिन थोड़ा शेयर बाजार का खेल कर लेते थे। तो उससे अधिक हमको लगता नहीं है। और ये पक्का मान के चलिए कि 200 के पार होना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो लेकिन हाँ कि विपक्ष मजबूत रहेगा, ये बात भी सही है। जी मिश्रा, जाहिर सी बात है विपक्ष मजबूत रहेगा। जब बीजेपी विपक्ष में बैठेगी जाहिर सी बात है तो वो मजबूती रहेगी। इतनी सीटें तो वो लेकर आ रही है कि ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो मजबूत रहेगा। और 8 सीटों पर बिहार में वोटिंग हो रही है और उनमें से एक सीट है पाटलिपुत्र की, जहां से मीसा भारती वहां से कैंडिडेट है, आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की बेटी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी। सुनिए मीसा भारती को। देखिए, अंतिम चरण का 7वें चरण का आज चुनाव एक तरह से देखा जाए तो समाप्त हो जाएगा और जितने भी मतदाता अंतिम चरण के उन सबको कहूंगी कि अपने घरों से निकले और अपने मतदान का प्रयोग करें। और मुझे लगता है कि देश की जनता इस बार अपने मुद्दों पे वोटिंग कर रही है। आज बैठक भी होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, इसको लेकर क्या? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आप अगर बता रहे हैं तो आज बैठक है, तो एक समीक्षा बैठक आज रखी गई होगी कि चुनाव में कहाँ क्या किस तरह से क्या है, तो उसकी जानकारी मुझे अभी एजेंडे की जानकारी मुझे नहीं है। आपके जो विपक्ष में खड़े हैं उम्मीदवार, उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार तीसरी बार और हैट्रिक लगा के रखें। देखिए, मैं कह रही हूँ कि इस बार जिस भी क्षेत्र की, और खासतौर पर मैं पाटलिपुत्र से प्रत्याशी हूं, तो मैं पाटलिपुत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस बार पाटलिपुत्र जनता की जीत होगी। क्योंकि लगातार मैम आप भी कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों का प्रेम आपके प्रति दिख रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं बदलाव। क्या लगता है इस बार बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल, जनता अपने मुद्दों पे है और 10 साल से सांसद से, स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव से त्रस्त है, जो उन्होंने विकास नहीं किया क्षेत्र का। और इस बार जनता की जीत होगी। मैडम ने कहा था, राबड़ी मैम ने कहा था कि 400 पार उनका नहीं, हमारा 300 पार जरूर हो रहा है, इसको लेके क्या कहिए? बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। इस बार जनता की सरकार बनेगी, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 200 पार भी एनडीए गठबंधन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक झुंझलाहट दिख रही थी, जिस तरह से देश की जनता ने उनको नकार दिया है। पूरे परिवार पर चार्जशीट भी करने जा रहे हैं आप? देखिए, हमारे ऑलरेडी चार्जशीटेड है, हम लोग बेल पे हैं, ये उन्हीं के लोग डराते हैं, भाजपा के नेता ही। और अदालत में मामला है, मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मामला न्यायालय में है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते थे, भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री, आज सब तो उन्हीं के दल में शामिल हैं, तो हम लोग डरे नहीं। और अगर मान लीजिए हम लोग कहीं से दोषी होते तो अभी जेल के अंदर उठा के डाल दिए होते, हमें खुला नहीं छोड़ते। आप देख लीजिए झारखंड में उन्होंने क्या किया है, केजरीवाल जी के साथ क्या किया है। तो प्रधानमंत्री जी, धमकाना बंद करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश का चुनाव था, इसको मुद्दे का चुनाव बनाना चाहिए था। किसको क्या खाना है, किसके ऊपर क्या आरोप है, ये तो मामला चलता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? उसको तो जनता ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में गए हुए 45 घंटे का मौन धारण ऊपर, उसको कैसे कहा जाए बताइए? 100 कैमरे, 1000 कैमरे उनके ऊपर लगा है, किस तरह का ध्यान लगा रहे हैं? कि आपने यहाँ पर आप सुन रहे थे मीसा भारती को, और उन्होंने कहा ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये चुनाव असल मुद्दों का चुनाव है। और प्रधानमंत्री हैं वो देश के, वो लोगों को धमकाना जो है वो बंद करें। और जिस तरह से मेडिटेशन पर जो गए हुए हैं, ध्यान पे जो गए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि ये किस तरह का मेडिटेशन, ये कौन सा मौन है जहां पर 50-100 कैमरे वो कह रही थी कि वो लगाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप देख सकते हैं,
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की, उनके नेताओं की, कि किस तरह की उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंट हैं। और ये शायद आपने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज 14 या 19 में नहीं देखी होगी उस तरह से, जो फिलहाल आपको कॉन्फिडेंस 24 में नजर आ रहा है। और ये कॉन्फिडेंस उनको जनता ने दिया है, उनको जनता ने ये बताया है कि आपने जो हमारे मुद्दे उठाए हैं, हम आपको तोहफे में जीत देने जा रहे हैं। और यही कॉन्फिडेंस जो है वो उनका नजर आ रहा है। लगातार आप अब स्क्रीन पर तमाम वरिष्ठ मेहमानों को आप देख रहे हैं। हेमंत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ मेहमान। हेमंत जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन राकेश जी, आपके पास आऊं उससे पहले प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मीसा भारती को तो आप सुन ही रहे थे, और तमाम आप ये देख रहे हैं कि नेताओं को आप सुन रहे हैं। परसों राहुल गांधी ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन चेताया भी, उनको कहा कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक आपको मुस्तैदी दिखानी है, काउंटिंग सेंटर पर आपको मुस्तैदी दिखानी है। और यही बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ फैलाया जाएगा, अफवाहें फैलाई जाएंगी, आपको उस सब में नहीं फंसना है। तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ये लड़ाई पूरी तरीके से मुस्तैदी से विपक्ष लड़ रहा है। उनको पता है कि उनकी लड़ाई किस तरह की ताकतों से है। अगर एक भी चूक हो गई तो जो पूरी मेहनत है उनकी, उस पर पानी फिर सकता है। आपको लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह की मुस्तैदी दिखा रहा है, जिस तरह के अपने कार्यकर्ताओं को तमाम तरह के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, चाहे स्ट्रांग रूम के बाहर हो, चाहे काउंटिंग सेंटर के बाहर की बात जो कही जा रही है, ये तमाम चीजें कारगर साबित हो सकती हैं। और इस आखिरी फेज को कैसे देख रहे हैं आप? बुशरा जी, ये चुनाव 2014 के चुनाव से अलग है। 2014 के चुनाव में ईडी थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं थी। 2014 के चुनाव में सीबीआई थी, पर वो बीजेपी के साथ नहीं थी, निष्पक्ष थी। 2014 में संवैधानिक संस्थाएं थी और वो निष्पक्ष थी। 2014 में बहरहाल गोदी मीडिया था और वो कांग्रेस के खिलाफ था, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये चुनाव इस मामले में थोड़ा अलग है। एक और बात ये कि चुनाव का आखिरी चरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से ट्वीट हो रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं है कि ट्वीट मोदी जी के जितने ट्वीट होते हैं वो खुद करते हैं या उनकी ओर से उनके स्टाफ के लोग करते हैं। अगर वो खुद करते हैं तो फिर ये भ्रम क्यों कि मोदी जी बड़े ज्ञानवान हैं, तमाम भाषाओं में ट्वीट करते हैं, परम पिता की संतान है वो अकेले, ऐसा क्यों है? और अगर वो ध्यान के बीच में रुक के ट्वीट करने लगे तो ये भी सही बात नहीं। जब या तो ध्यान कर लो या ट्वीट कर लो या चुनाव प्रचार कर लो या प्रभु का स्मरण कर लो। तो आप ये तय कर लीजिए कि आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस ने जो रुख रखा है शाम को एग्जिट पोल के वक्त अपने प्रवक्ता को नहीं भेजने का, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सारी बातें एक तरफा हो रही हैं तो वहां कांग्रेस के प्रवक्ता को मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए नहीं जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही फैसला है। अब कंगना रनौत जी ने भी ट्वीट किया था कि वे भी कन्याकुमारी जाएंगी। पता नहीं, जो कहती कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली, भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इस तरह की तमाम बातें वो करती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में बड़े ऐसे फैसले होने वाले जिसकी उम्मीद नहीं थी, और पूरा देश देख रहा है कि क्या होगा। अब बीजेपी के नेताओं के बयान, खास करके प्रधानमंत्री के बयान जिस तरह बदलते रहे, जिस तरह उनका स्तर नीचे जाता रहा, मुझे लगता है कि उतनी ही सीटें उनके बयानों के स्तर में और बीजेपी को मिलने वाली सीटों के स्तर में समानता होगी, निश्चित ही समानता होगी। उधर सीटें कम आने का अनुमान और उधर बयान का स्तर नीचे होना, तो ये सारी चीजें बड़ी रोमांचक है चुनाव में। और मुझे लगता है कि आज के मतदान में, जो जैसे पंजाब में, हिमाचल में पूरे राज्य के चुनाव ही हैं, चंडीगढ़ में एक सांसद है, वहाँ के चुनाव है, तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आज। और आज के बाद देश में शायद जिसकी संभावना है कि सरकार बदलेगी और नई सरकार आ सकती है। बुशरा जी।
ये उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जागी हैं और ये पूरी तरीके से चुनाव, ये लग रहा था कि शायद कुछ दिनों पहले तक चुनाव की प्रक्रिया, जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले तक इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी कि ये चुनाव इस बार भी एक तरफा है, इंडिया गठबंधन उस तरीके से मजबूत नहीं है, उनमें एकजुटता नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें, तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की गई। और हालत तो हम अगर पूरा एकदम फ्लैश बैक करें तो हालत तो तभी से खराब होनी शुरू हो गई थी जब इंडिया गठबंधन बना था और उसका नाम इंडिया रखा गया था। तब से ही हमने देखा था कि नर्वसनेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई थी और इसीलिए इंडिया को भारत और फिर उसके बाद इंडी, घमंडी और ना जाने किन किन नामों से उन्होंने पुकारा। खुद कांग्रेस ने पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे उन्होंने कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया है, कितनी बार अपने खुद का नाम लिया है और कितनी बार उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया है। ये तमाम चीजें उन्होंने दिखाई। तो ये पूरा का पूरा चुनाव अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो कांग्रेस को कोसने, कांग्रेस को गाली देने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और पूरे तरीके से विपक्ष को देश का दुश्मन बनाने और पूरी तरीके से मतदाता को भटकाने, लटकाने का ये पूरा का पूरा प्रचार जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन को हम देखें तो इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर अडिग रहा, किसी भी तरीके से भटका नहीं, तमाम तरह के जवाब उसने दिए और जिस तरह से पूरा संयम बरतते हुए जो जवाब उन्होंने दिए, जो भाषा की मर्यादा उन्होंने रखी, वो सब भी याद रखा जाएगा। कम से कम कुछ नेताओं की बात कर सकती हूं जिसमें प्रियंका गांधी हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें अखिलेश हैं। इन तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भाषा की मर्यादा को एक तरह से एक मयार पर रखा, जवाब दिए, लेकिन कभी भी भाषा की मर्यादा को गिरने नहीं दिया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से भाषा की मर्यादा गिरी। डॉक्टर राकेश कपूर जी, राकेश पाठक जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या जिस तरह से भाषा की मर्यादा गिरी लगातार और हमें लगा कि शायद इससे ज्यादा और गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं और फिर एक चरण और आया और लगा और गिरे, फिर और गिरे, फिर और गिरे और सातवें और छठे चरण तक तो न जाने उनके मुंह से क्या क्या निकला है, जिसके बारे में हम शायद यहां पर बात भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतिहास में ये बातें जरूर दर्ज हो गई हैं। जब भी बात नरेंद्र मोदी की होगी तब तक उनके इन बयानों का, उनके झूठों का, उनके जुमलों का, उनकी कही गई हर उस बात का जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं था, वो सब कुछ सामने आएगा। आप मुझे बताइए कि क्या जिस तरह से भाषा का स्तर गिरा, क्या बीजेपी की सीटें भी उसी तरह से गिरती हुई नजर आ रही हैं जिसका जिक्र प्रकाश हिंदुस्तानी ने भी किया अभी? जी बुशरा साहबा, देखिए नरेंद्र मोदी के बयानों को ही अगर पैमाना मान लें तो भारतीय जनता पार्टी अपने पतन के पाताल की ओर लगातार अग्रसर है। प्रधानमंत्री में और देश के लोगों में जो थोड़े सुधी लोग हैं उनमें एक स्पर्धा लगी हुई थी एक दूसरे को गलत साबित करने की। जिस दिन हम सोचते थे कि ये शायद पतन की अंतिम पायदान है, इसके बाद और नहीं गिरेंगे अपनी बोली बानी से, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम और आपको सबको गलत साबित करके एक सीढ़ी और उतर जाते थे। लेकिन इस मौके पर मैं दो बातों के लिए धन्यवाद दूंगा बुशरा जी उन्हें। नंबर एक, आपने माँ का मुहावरा लिया कि वे मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा से होते हुए मेडिटेशन पर पहुंचे हैं। मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि आखिरी चरण से 24 घंटे पहले उन्होंने मौन साध लिया। एक बात और है जिसके लिए मुझे धन्यवाद देना है, आपने सीधे मेडिटेशन पर पहुंचने की बात कही, एक सीढ़ी हम भूल गए। उस एक सीढ़ी में वे हमारे महात्मा गांधी को भी याद कर रहे थे। वे भी मां से ही आते हैं, मोहनदास या महात्मा गांधी, दोनों ही। तो एक तो धन्यवाद नरेंद्र मोदी का कि चुनाव के आखिरी चरण से 24 घंटे पहले उन्होंने मौन साध लिया। मौन भी मां से ही है। तो मटन मछली से शुरू होकर महात्मा मोहनदास तक पहुंचे और फिर मौन, मेडिटेशन, दोनों एक मां से ही शुरू होने वाले, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन अगर इस पूरे चुनाव का आकलन जब भी इतिहास करेगा तो वो नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के तार तार होने के रूप में ही इतिहास में दर्ज किया जाएगा। 2019 में दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद
नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड था, वो ब्रांड इतनी बुरी तरह से रसातल में चला जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। यहां तक कि बुशरा जी 2000 अभी चुनाव के एन पहले, ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक कौन सोच सकता था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतनी बुरी तरह से चुनाव में घिर जाएंगे। 22 जनवरी को हम एक डेडलाइन मान लें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब तक तो लोगों को लग रहा था कि मोदी जी तो भवसागर पार कर लेंगे चुनाव की वैतरणी को, राम के नाम को जपते हुए, राम नामी जपते हुए। लेकिन उसके 15 दिन के अंदर लोग राम मंदिर के मुद्दे को भूल गए, और इसका पूरा श्रेय इंडिया नाम के गठबंधन, खास तौर से राहुल गांधी जैसे उस ब्रांड के को जाएगा। इसका पूरा श्रेय जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए हजारों करोड़ रुपए एक दशक में खर्च किए गए थे। इसका टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं, इसका प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं वही कन्याकुमारी, जहां से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में जो नैरेटिव बनाने का काम कांग्रेस ने और बाद में इंडिया नाम का जो गठबंधन बना उसने और उसके नेताओं ने साधने की कोशिश की, और बीजेपी, नरेंद्र मोदी उनके नैरेटिव में आकर फंसते चले गए। सारे विपक्षी दलों ने, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जल ही उठाकर कसम खा ली है कि नरेंद्र मोदी की पिच पर जाना ही नहीं है, बीजेपी की पिच पर जाना ही नहीं है। हम तो अपनी ढपली, अपना राग लेकर चलते रहेंगे। हमारी ढपली है बेरोजगारी, हमारा राग है महंगाई, हमारा राग है महिलाओं के साथ न्याय, उनको आर्थिक मदद, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न। और उससे विपक्षी गठबंधन 1 इंच भी चिगा नहीं बुशरा जी दाएं बाएं। नरेंद्र मोदी उनके ट्रैप में फंसते चले गए। नरेंद्र मोदी ने संकल्प ले लिया कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार करेंगे। पूरे 1.5-2 महीने कांग्रेस के न्याय पत्र का प्रचार प्रसार करते रहे प्रधानमंत्री। वे भूल गए कि वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वे अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद भूल गए कि उनकी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और इस दरमियान उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, वे थोड़े से 1-2 हम याद कर लें, जिन्हें बहुत बड़ा सेल्फ गोल मानना चाहिए फुटबॉल और हॉकी की भाषा में। क्रिकेट की भाषा में उसे हिट विकेट कहना चाहिए। वो था अडानी अंबानी का नाम लेना। इससे बड़ी गलती कोई चतुर राजनेता, कोई सयाना राजनेता कर नहीं सकता कि जिन 2 धन्ना सेठों के लिए काम करने का आरोप आप पर लगता है, उनके बारे में आप ये कह दें कि उनके पास काला धन है, और टेम्पो में भरकर कांग्रेस के शहजादे के पास जाता है। देश ने तुरंत पलटकर पूछ लिया, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आपको मालूम है कि काला धन अब भी मौजूद है। यद्यपि काला धन तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो नोटबंदी के साथ ही खत्म हो गया था उसी दिन, नवंबर 2016 में। चलिए मान लीजिए फिर भी काला धन इकट्ठा कर लिया अडानी अंबानी ने, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि काला धन है। आपको टेम्पुओं के नंबर भी पता है कि किस टेम्पू में भरकर जा रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, वो सड़क के नाम भी आपको पता है, और कि जिसके घर पर, जिसके दफ्तर पर जा रहे हैं वो भी आपको पता है। तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपने काला धन रखने वालों, काला धन का ट्रांसपोर्ट करने वालों और काला धन ग्रहण करने वालों, प्राप्त करने वालों को गिरफ्तार करके तिहाड़ क्यों नहीं भेजा? इसके लिए किस शुभ मुहूर्त की जरूरत थी? इसके लिए किस बनारस के ज्योतिषी से आपको पत्रा देखकर, पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकलवाना था? फौरन से पेशतर जिस दिन आपको जानकारी मिली थी उसी दिन कांग्रेस के शहजादे को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था। हम और आप भी तारीफ करते, क्या शानदार कार्रवाई की है देश के प्रधानमंत्री ने। वो नोटों के बोरे दिखाते, जो आपको तो बोरे भी मालूम थे कि बोरों में भरकर जा रहा है, वो भी कार्टन्स वगैरह में नहीं है, बक्सों में नहीं है, बोरों में है। तो वो जूट के बोरे कहां से बनकर आए वो भी आपको मालूम था। तो प्रधानमंत्री ने ये जो सेल्फ गोल किया है, ये बहुत भारी पड़ गया है। मैं आज भी जयशंकर जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि इस देश में सब बड़े नेता हारे। मैं हर दिन गिना रहा हूं, इंदिरा गांधी हारी, अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हारे हैं, चंद्रशेखर हारे हैं अपने बलिया में, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में चुनाव हारे हैं। कोई भी व्यक्ति चुनाव हार सकता है। तो मैं आज इस 7वें चरण के मौके पर, जबकि बनारस में मतदान चल रहा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं हार सकते? वे विधिवत चुनाव हार रहे हैं नरेंद्र मोदी, जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, जनता का फैसला है। पर एक पत्रकार और नागरिक के रूप में हमें ये कहने में संकोच क्यों होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं बनारस से? हम वैचारिक रूप से उनसे असहमत हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जनता के संवाद के बाद ये कह सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनारस से, अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार रहे हैं। और चुनाव हारे या जीते, सरकार किसी की भी बने या न बने, इतिहास इस चुनाव को इस रूप में दर्ज करेगा कि ब्रांड मोदी, जो माइटी हिमालयन मैन की तरह एक विशालकाय, लार्जर देन लाइफ, एक भीम का एक कद बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ था, वो पुतला आदम कद होकर 5 फुट 6 इंच 5 फुट 11 इंच का रह गया है, जिसकी समाज में आज की तारीख में कोई वक़्त नहीं बची है सिवाय उनके अंधभक्तों के, उनके समर्थकों के, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के। और उनका क्या हाल है, उस बात का जिक्र करके मैं यहाँ अपनी बात खत्म करूंगा। आज का ही एक वीडियो है, रवि किशन जो गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी उधर तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने सूर्य देवता को शांत कर दिया है। हमने बचपन में हनुमान चालीसा में जरूर पढ़ा था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हनुमान जी ने बाल समय में सूर्य देवता को मुंह में रख लिया था, भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। लेकिन इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी वे अलौकिक दैवी शक्तियों से श्री विभूषित व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या से सूर्य देवता को भी शांत कर दिया है। ये बना दिया इस देश को इन अखंड मूर्खों ने। मुझे कृपया अनुमति दीजिए, हमारे बापू ने शाब्दिक हिंसा से भी मना किया है, इसलिए मूर्ख शब्द कहना हिंसा नहीं है, पर नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल में इस देश को मूर्खों का स्वर्ग बना दिया है। जो अपने नेता की प्रशंसा में ये कहते हैं कि नेता ने एक दिन के मौन के बाद सूर्य देवता को शांत कर दिया है, तो ये चुनाव ब्रांड नरेंद्र मोदी के पतन को दर्ज करने वाला चुनाव बनेगा। बशरा जी, हार जीत कैसी भी हो सकता है वे सीटों का आंकड़ा लेकर जीत जाएं, लेकिन वे अपनी साख पूरी तरह खो चुके हैं। यद्यपि वे जीत नहीं रहे हैं, ऐसा भी लगता है। जी बशरा साहब, बात है, और ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जो हैं वो हार रहे हैं, और अगर ऐसे उनके आकलन हैं, तो ये कहने में कोई गुरेज या फिर किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े चेहरे इस देश में हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी, सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हार सकते हैं? नरेंद्र मोदी क्या अजय हो चले हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग कहते हैं? वो 2047 से लेकर और ना जाने कब कब की वो बातें करते हैं। अभी उनको अपनी उम्र देखनी चाहिए, कितनी उनकी उम्र है। और वो आपने देखा ही होगा कि वो ये कह रहे थे कि जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका बेटा उनके लिए खड़ा है, जो 70 साल से ऊपर के हैं, और वो खुद 70 साल से ऊपर के हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की खार किन किन बातों को यहां पर रखा जाए, दर्ज किया जाए, किन किन बातों को तथ्यों के आधार पर ठीक किया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो ना जाने कितने दिन, साल, महीने जो है गुजर जाएंगे, जितना उन्होंने 10 सालों में जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन खबरें, क्योंकि वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, वाराणसी से खबर आ रही है कि वाराणसी की जो रोहिणिया विधानसभा में बूथ नंबर 191, 192, 193 पर कांग्रेस पार्टी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया है। चुनाव अधिकारियों द्वारा की जा रही है धांधली, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और मतदान जो है वो सुनिश्चित करे। तो ये तमाम बातें जी, तो ये वोटर का ये कहना है, और सुनवा भी देते हैं हम उस वोटर को कि क्या कुछ उसकी तरफ से कहा गया है। और ये सब कुछ हो रहा है वाराणसी में, उस वाराणसी में जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5-8 लाख और न जाने कितने लाख से प्रधानमंत्री जीतने जा रहे हैं। ये वहां पर हो रहा है। सुनिए जरा इस वोटर को। बीच में जाके वो चेक करते रहेंगे, सबको अंदर बैठा दिया। वोट देने नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है, बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं
सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप खड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे पे टेप चिपकाया गया था। जब मैं वो विकासशील अधिकारी भैया बनाइए, सारे बूथ पे धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो आप ये वाराणसी के वोटर को सुन रहे हैं कि कैसे जहां पर सिंबल है, यानी कांग्रेस का जहां पर सिंबल है, अजय राय वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहां पर टेप लगा दिया गया है। और ये एक वोटर ने यहां पर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के लोग हैं, आप हमारी बात को न माने, लेकिन आप वोटर को आप ये सुने कि कैसे वहां पर टेप लगा दिया गया है, यानी कि वो सिंबल ही नजर ना आए तो आप वोट ही ना कर सकें। और ये सब कुछ वाराणसी में हो रहा है, जहां पर ये लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां से तो प्रधानमंत्री जीते हुए हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन से वहां पर वो जीत हासिल उन्होंने कर ली है, और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और आपने अजय राय को भी वहां पर सुना था, वहां पर उन्होंने कहा था कि जो पार्टी के कुछ नेता हैं उनको नजरबंद किया गया, इस तरह की शिकायत अजय राय की तरफ से भी की गई थी। ये सब कुछ वाराणसी में हो रहा है और लगातार आप ये देखेंगे कि ये तमाम शिकायतें, इस तरह की तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही करते हुए नजर आते हैं। कभी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की शिकायतें आपको नहीं मिलेंगी, ईवीएम खराब होने की, या फिर ईवीएम का बटन दबाया तो किसी और पार्टी का सिंबल वहां पर निकला, किसी और पार्टी को वोट चला गया। इस तरह की तमाम शिकायतें आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता करते हुए नजर आएंगे, उनके कैंडिडेट करते हुए नजर आते हैं। और हमारे साथ तमाम वरिष्ठ मेहमान बने हुए हैं। मनोरमा जी को जाना है, उनसे मैं सवाल उनसे मैं पूछना चाहूंगी। मनोरमा जी, अगर वाराणसी में ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तो आप ये समझिए कि जमीन कितनी खिसकी हुई है, किस तरह से आप इसको देखेंगे अगर मतदाता वहां पर इस तरह की शिकायत कर रहा है कि सिंबल कांग्रेस का छिपाया जा रहा है। अजय राय ने सुबह शिकायत की, कैसे नेताओं को नजरबंद किया गया। उससे पहले भी हमने, इससे पहले चरण में भी हमने देखा था कि कैसे दूसरी पार्टियों के यानी विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया गया था। और लगातार हम ये देख रहे हैं, तमाम चरणों में हम ये देख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों से ये खबरें आई कि कैसे किस तरह से अगर एक पर्टिकुलर समुदाय के वोटर हैं तो उनकी चेकिंग कैसे की जा रही है, कैसे वोटिंग जो है वो स्लो की जा रही है, ईवीएम का खराब होना, ईवीएम का पकड़ा जाना, इस तरह से ये टेप लगा हुआ मिलना, ये तमाम शिकायतें हमें मिली। कैसे आप इसको देख रहे हैं? अगर हम ये बात करें कि ये अगर वाराणसी पे हो रहा है, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर लोग ये सोचे कि वो तो हाथ से निकली हुई है इसलिए तमाम खेल हो रहे हैं। जी, पिछले हफ्ते भर पहले से ही अजय राय को लेकर के जो है उनकी लोकप्रियता, उनके समर्थन को लेकर के सोशल मीडिया में भी तमाम जगहों में जो लोग भाजपा के लिए आमतौर पर समर्थक रहे हैं, उस तरह के लोगों को भी मैंने देखा है कि अजय राय को एक मजबूत उम्मीदवार के तरह से देखा जा रहा था सभी ओर से। तो अभी राकेश सर ने तो बहुत स्पष्ट तौर पे बोल दिया है, मार्जिन भी कम होता है तो अपने आप में ये प्रधानमंत्री की हार है। अगर वो उस मार्जिन से नहीं जीतते जो पिछला उनका मार्जिन था तो वो भी एक हार की तरह से ही है। और अभी फिर से अभी काशी वाराणसी कॉरिडोर में जो डिस्ट्रक्शन और इन सब का जो अभी वीडियो आया है और इसको लेकर के नाराजगी है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो ये भी एक जो चीजें हैं वो सब रिफ्लेक्ट होगी। और ये सारा चीज, और लगातार प्रधानमंत्री बनारस में जितना वायदा उन्होंने किया उस वायदे के मुताबिक उस तरह का काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर सर्विस वो गंगा में जो वो क्रूज चलाने वाला जो सर्विस शुरू किया उसमें भी बातें हो रही कि सारे गुजराती लोगों के क्रूज चल रहे हैं, इससे उत्तर भारतीय लोगों का क्या फायदा हुआ, बनारस के लोगों का क्या फायदा हुआ। वो तो फिर वही पर्यटक आ रहे हैं, उसे बैठ रहे हैं और चलाने वाले सारे ऑपरेट करने वाले गुजराती हैं। तो इस वाले टर्म में पार्टिकुलरली अगर हम बनारस सीट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का वहां से एक नुमाइंदा होना बनारस को किस तरह से उसमें फर्क लाता है, ये इस चीज को लेके बड़े स्तर पर लोगों को निराशा हुई है। प्रधानमंत्री का वहां से उम्मीदवार होना वाराणसी के लिए किस तरह से फायदेमंद नहीं रहा है, सिवाय इसके कि जो वाराणसी की अपनी एक पहचान थी उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। वाराणसी को एक टूरिज्म के प्लेस के तौर पे कॉरिडोर और ये सब कुछ बना करके, तो इसको लेकर के जितनी बाकी जगहों में लोग इसको कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको नाराजगी है, उनको बहुत फर्क पड़ा है इन सब चीजों से।
उस पहचान के खत्म होने से उनकी जगह गई, उनकी दुकानें गई, उनके पुराने घर जो है वो गए, और इसके बदले ना कंपनसेशन का कोई स्ट्रक्चर था, ना ही उसको ठीक ढंग से उनको दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट किया गया। तो जो वोटर तो वही है ना जो इससे डिस्प्लेस हुए, जिनको फर्क पड़ा। जो लोग इसको गा रहे हैं वो वोटर नहीं है, वो बाहर के लोग। तो इस तरह की चीजें हैं। तो निश्चित रूप से अगर पार्टिकुलरली आपसे बनारस की ही बात करें, प्रधानमंत्री का मार्जिन कम होने जा रहा है, और कम होना भी, अगर वो मतलब हार जाते हैं वो तो एक अलग ही कहानी होगी, लेकिन अगर उनका मार्जिन भी कम होता है तो ये हार से कम नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हार से कम नहीं होगा, क्योंकि तमाम ताकत वहां पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री कितनी बार वहां पर गए, तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के वहां पर कैंप किया, और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने वहां पर रैली की, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने वहां पर रोड शो किया, और उसमें आती हुई भीड़, उस रोड शो में इतनी भीषण गर्मी में रैली में हजारों लोगों का हुजूम, ये बता रहा है कि देखिए हार और जीत क्या होगी, कितने फासले से होगी, ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एक अनरेस्ट जो है वो वाराणसी में देखा गया। लोग ऑप्शन चाहते हैं, लोग चुनना चाहते हैं। खासतौर पर अगर वहां के दलित मतदाता की बात करें तो इस बार बीजेपी की तरफ न जाते हुए वो इंडिया गठबंधन को चुनता हुआ नजर आता है, और इंडिया गठबंधन में भी वो खासतौर पर कांग्रेस की बात करता है कि इस बार वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, राहुल गांधी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो लड़ी राहुल गांधी ने, जिस तरह से ये बात घर घर तक पहुंची कि 400 सीटें वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और इसके साथ ही आरक्षण, अगर लोकतंत्र और संविधान अगर खत्म होगा तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और ये बात घर तक पहुंची है, और इस बार जो दलित मतदाता है उसने बड़ी तादाद में, और मैं यहां कहूंगी कि इवन ओबीसी जो मतदाता है उसने बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन को चुना है, और यह भी बहुत बड़ी परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी की। मैं हेमंत जी आपके पास आऊं, उससे पहले प्रेम कुमार जी, अगर फिलहाल की जी, मनोरमा जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैंने कहा कि इस बार जैसे बसपा मायावती ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसको पहले कहा जा रहा था कि बी टीम है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये अब कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि जो वोट बीजेपी को जा रहे थे, अगर वो मायावती को बसपा को जाते हैं तो वैसे या कांग्रेस को जाए या बसपा को जाए, ये बेनिफिट जो है वो इंडिया गठबंधन को देने वाला है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये साफ तौर पर अब लग रहा है कि जो मतदाता मायावती को नहीं चुनता था तो वो बीजेपी को चुनता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि तमाम, लेकिन बड़ा चंक जो है, बड़ा प्रतिशत जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी बहुत परेशानी की वजह है। और इसने भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन पर जो नैरेटिव है जो चेंज किया, जो शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि ये संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, आरक्षण, ये तमाम बातें उस तरह से जमीन पर नहीं पहुंचेंगी, मतदाता को असर नहीं करेंगी, मतदाता फिर से जाएगा तो वोट तो वो बीजेपी को ही करेगा या फिर वो बीएसपी को ही करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये खुलकर पूरी तरीके से जो दलित मतदाता है वो खुलकर सामने आया, और उसने कहा कि जिस कमजोरी से मायावती लड़ी हैं, फाइट में ही वो नहीं हैं, उसके उन्हें जो जिताऊ कैंडिडेट उन्हें लगा, बीजेपी के अलावा जो भी उन्हें जिताऊ कैंडिडेट लगा उसको उन्होंने चुना है, और ये साफ तौर पर देखने के लिए मिला है। प्रेम कुमार जी, ये आज 7वां चरण है, और आज का दिन कहीं ना कहीं ये देखने का भी है कि इस पूरे चुनाव को अगर देखें, जो पहले चरण से शुरू हुआ उससे पहले की भी अगर हम बात करें, और अब हम 7वें चरण में हैं, आखिरी चरण में हैं। आज चुनाव वोटिंग जो है वो 6 बजे थम जाएगी, और 7 चरणों का एक लंबा चुनावी जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव के अगर आप बड़े चेहरों की बात करें, जिन्होंने इस नैरेटिव को पूरी तरीके से बदला, जिन्होंने एक तरह से कहें कि बीजेपी की मुश्किलों को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि उनको उनके माथे पर पसीना लाया, उनको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया, उन कुछ नेताओं की अगर आप बात करें, उन चंद नामों की अगर आप बात करें, तो आप किसको रखेंगे फहरिस्त में? जी अनम्यूट कर लीजिए प्रेम जी। जी शुक्रिया बुशरा जी।
मैं देखिए एक अलग बात करना चाहता हूँ। अभी तक जो बात नहीं हुई है वो जैसे आज के पोलिंग परसेंटेज को लेकर के, जो दूसरा 11 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज आया, तो जो सेकेंड 2 आवर्स जो है वो बहुत अधिक है। 15% की पोलिंग हुई है, पहले लगभग 11:30 की हुई थी। तो इस 15% की पोलिंग में एक बात जो हमें दिख रही है, उत्तर प्रदेश में बहुत तेज मतदान दिख रहा है। ऐसे ओवरऑल अभी भी 28% से ज़्यादा, और पश्चिम बंगाल में हो रहे मतदान के बराबर है ये परसेंटेज, इसीलिए मैं तेज मतदान कह रहा हूँ। इसमें भी खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा वाइज जाएं, तो हम देख रहे हैं कि वाराणसी में कम मतदान है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और बगल की सीट चंदौली में जबरदस्त मतदान है, जहाँ पर कि लोग मान रहे हैं कि चंदौली में अपोजिशन जीत सकता है। तो ये जो मतदान का ट्रेंड है, हमने देखा है 5वें 6ठे दौर से ही कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से ज़्यादा मतदान जो हो रहा है उन सीटों पर हो रहा है जहां अपोजिशन के जीतने के चांसेस हैं। जबकि इससे पहले हम लोग ये टेंडेंसी देखते थे कि जहां कम मतदान हो रहा होता था वहां अपोजिशन के जीतने के चांसेस होते थे। लेकिन 5वें दौर से ये उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगर सीट वाइज हमने देखा है तो ये परिवर्तन देखा है कि, और वो इस बार भी नजर आ रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल के बराबर हो रहा है, उसमें जैसे वाराणसी में कम मतदान हो रहा है, जिसमें आसार है कि मोटे तौर पर मुश्किल परिस्थिति में भी लेकिन मोदी जी जीत जा सकते हैं। और लेकिन बाकी जो आसपास की सीटें हैं, अगर हम उसका बताएं तो सब जगह तेज मतदान है, जहां हम मानकर चल रहे हैं कि अपोजिशन को जीत सकता है। तो ये एक ट्रेंड की ओर इशारा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इस तरीके से भी एनालाइज किया जा सकता है। दूसरी बात है कि इस चुनाव के दौरान देखिए, अब तो चुनाव लगभग खत्म है, अब नीतियों या नेताओं की आलोचना या समीक्षा तो होती रहेगी, लेकिन आलोचना का वक्त खत्म हो गया है कि समीक्षा जरूर होती रहेगी। तो इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मजबूती से अपनी बातों को रखा, और एनडीए अपने पैटर्न के हिसाब से जरूर उस चुनाव लड़ा, लेकिन उसने अपने संगठनात्मक मजबूती का इस्तेमाल वो नहीं कर सके, अपने ही नेताओं का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे अपनी उम्मीदवारों को उन्होंने रिपीट किया, ये भी उनको उल्टा पड़ रहा है। और यूपी जैसा दुर्ग अगर उनका हिलता दिख रहा है तो इससे संकेत मिलता है कि सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, क्योंकि कोई भी यूपी को हिलता हुआ नहीं देख रहा था। यूपी में अगर 64 सीटें एनडीए के पास थी, अगर वो 1/4 भी घट जाती हैं, आधी घट जाती हैं, तो ये समझिए बहुत बड़ा लॉस बीजेपी का होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बाकी कई राज्य में तो एनडीए को नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, इन सब जगहों पे तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है। लेकिन इसकी भरपाई के लिए जो उम्मीद वो लोग कर रहे हैं, वो बीजेपी के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सब जगहों से उनको भरपाई हो जाएगी। तो इसके आसार हमें नहीं लगते हैं। आज हम इस स्थिति में देखते हैं, इस तरह से आज कई नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं और कहा है कि जो आएगा एग्जिट पोल, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट पोल जो है दरअसल इस बार कुछ और होने वाला है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा रोचक चुनाव हुआ, अच्छा चुनाव प्रचार हुआ। इसमें अपनी अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से लोगों ने चुनाव प्रचार किए। आज भी वो प्रवृत्ति दिख रही है, जब कंगना रनौत और रवि किशन अपने अपने ढंग से बातें रख रहे हैं। रवि किशन ने तो कहा कि साधना में बैठे हुए मोदी जी ने प्रचंड गर्मी को कम कर दिया है, और प्रचंड गर्मी में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की मौत हो रही है, सरकारी कर्मचारियों की मौत हो रही है, ये एक देश का बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हम क्यों अपने सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में कुर्बान कर दें, सब कुछ जानते हुए उनको मरते हुए देख रहे हैं। कोई इवन उनके मरने के बाद उनको कोई शहीद का दर्जा मिलेगा ऐसा भी नहीं है। वो जो 25 लाख का मुआवजा रखा गया है, उस कैटेगरी में भी ये लोग नहीं आएंगे जिस तरीके से परिभाषित है। ये 15 लाख वाले मुआवजे की कैटेगरी में आएंगे। आखिर क्यों? ये अस्वाभाविक मौत थोड़े है, ये बिल्कुल एकदम जानबूझ के
जो गर्मी में झुलसा करके मारने वाली मौत है, ये अस्वाभाविक मौत नहीं है। क्षमा कीजिए, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, ये अस्वाभाविक मौत ही है, स्वाभाविक मौत नहीं है। तो ये जो है, इसको उस हिसाब से मुआवजे देने के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। संवेदनशीलता को उच्च स्तर पर ले जाने की जरूरत है। लोग चुनाव में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने जवानों की इस कुर्बानी को माने भुला रहे हैं और मजाक बना रहे हैं कि साधना में बैठे हैं तो गर्मी, प्रचंड गर्मी कम कर देंगे। ये बहुत बड़ा क्राइम है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये असंवेदनशीलता जो है उसको दिखाता है कि कैसे चुनाव ड्यूटी में जो लगे हुए हैं पुलिसकर्मी है, सरकारी कर्मचारी, उनकी कैसे मौत हो रही है। अब तक कई 300 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस भीषण गर्मी में। और गर्मी ऐसी है कि आप बाहर निकलें तो लगता है कि क्या पूरी तरीके से जल जाएंगे। और ऐसे में वो जो चुनावी ड्यूटी कर रहे हैं, बिहार में हमने देखा कि कैसे तेजस्वी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था, और तेजस्वी ने लिखा था कि जबरदस्ती जो है वो स्कूल चलाए जा रहे हैं, और अगर छात्र नहीं भी आ रहे हैं तब भी शिक्षकों को जो है भेजा जा रहा है, और कैसे वो वहां पर छात्र और शिक्षक जो है वो बेहोश हो रहे हैं। ये तमाम चीजें भी हैं। और आप ये देखिए कि दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, वो किस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ तैयार किया है तो गुलामों की एक फौज ही तो उन्होंने तैयार की है। वो गुलाम पत्रकार के तौर पर आपको नजर आते हैं, वो गुलाम आपको नेताओं के तौर पर नजर आते हैं, वो गुलाम आपको अफसरों के तौर पर नजर आते हैं, वो गुलाम आपको कर्मचारियों के तौर पर नजर आते हैं, वो गुलाम आपको वोटर्स के तौर पर भी नजर आते हैं। जहां पर एक तरह से एक ऐसी आपने लोग जो हैं, एक ऐसी भीड़ आपने तैयार कर दी है जिनको ये लगता है कि जी हुजूरी करते रहिए, आपका काम होता रहेगा, क्योंकि अगर आपने जबान खोली तो फिर आपको उसके नताइज जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और यही वजह है कि चाहे कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस हो, जो ये कहती हैं कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली, और जिस तरह की वो बातें करती हुई नजर आती हैं, पूरा चुनावी प्रचार अगर उनका उठा के देख लेंगे तो सिर्फ वो मोदी मोदी करती हुई नजर आई हैं। उन्हीं का नाम उन्होंने जपा है, क्योंकि उनको लगता है यही करके उनको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ऐसे जितने भी नेता हैं, उन सबकी बात की जाए, इस बार उनका ये कोई भी कार्ड काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग इस बार रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हैं। वो इस बार नरेंद्र मोदी का वो जिस तरह का जादू है, लार्जर देन लाइफ जो उनकी तस्वीर बनाई गई, गढ़ी गई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एजेंसीज के जरिए, वो भरभरा के इस बार जो है वो गिर पड़ी है। और यही वजह है कि ये चुनाव मोदी से शुरू हुआ, बीजेपी तो इसमें कहीं थी ही नहीं, मोदी की गारंटी थी, मोदी ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीजेपी मोदी पर डिपेंडेंट थी, मोदी ही तमाम प्रत्याशियों का भी प्रचार कर रहे थे। और अगर फेल इसमें कोई होता हुआ नजर आ रहा है तो वही मोदी का चेहरा है, वही मोदी की गारंटियां हैं, मोदी के जरिए कही गई वो तमाम बातें हैं। और यही सबसे बड़ी बीजेपी की परेशानी की वजह है कि उनको लग रहा था कि एक चेहरा जो उन्होंने खड़ा कर दिया है, पार्टी कहीं पीछे चली गई है, संघ कहीं पीछे चला गया है, वही चेहरा इस बार काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हेमंत कुमार जी, क्या आपको लग रहा है यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी बुसरा जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव मोदी से शुरू हुआ था और मीडिया पर आकर टिक गया हुआ है। मीडिया के सामने दिक्कत ये है कि वो अभी के आज जो मतदान हो रहा है, मैं देख रहा था कि कई जगहों पर मैंने चेक किया तो जो मीडिया के जो साथी हैं, जो गोदी मीडिया में के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर जवाबदेही इतनी तगड़ी है कि उनको ये कुछ गुलाबी पिक्चर वहां से देना था, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं। वो बूथों पर जा रहे हैं, लेकिन बूथ पर उनके पक्ष में कहने वाले लोग बहुत कम मिल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो घोषित रूप से वैसे ही लोग आकर के कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन जो आम मतदाता है उससे वो कुछ कहवाना चाह रहे हैं। लगता है कि उनको टास्क दिया गया है कि आप कहवाइए कि हम राम मंदिर के पक्ष में वोट करने के लिए आए हैं, मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए आए हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो जो पूरा जो आज जो अंतिम चरण का जो मतदान है, उसमें अगर आप देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश को ले लो, जो 57 सीटें हैं उसमें से लगभग आधी सीटें तो इन्हीं दो राज्यों में हैं। और जो स्थिति है उसमें मैं समझता हूँ कि खास करके अगर मैं बिहार के बारे में कहूँ तो बिहार में जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में एक सीट को छोड़ करके बाकी सीटों पर मुझे एनडीए जो है वो रिकवर करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है
कि जो यह चुनाव है वो मोदी जी की नाकामियों पर यह चुनाव हो रहा है, और यही वजह है कि मोदी जी ने पूरा यह चुनाव एक ऐसे एरोगेंट लीडर के रूप में इसको वो लड़ रहे थे, जिन्होंने अपने विपक्ष के अलायंस का नाम भी ठीक से नहीं लिया, नाम भी उसका बिगाड़ करके इंडिया के बदले इंडी गठबंधन, घमंडिया, क्या क्या नहीं कहा, उनके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा था। तो ये उनका एक तरह से उनकी एरोगेंसी भी दिख रही थी, उनकी बौखलाहट भी दिख रही थी। और जाहिर सी बात है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जो कुछ कहते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चलता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो प्रधानमंत्री जी का हिला हुआ है, ये सब लोग देख रहे हैं। और इस पूरे चुनाव में विपक्ष ने उनको अपने पिच पर ला करके चुनाव लड़ने को मजबूर किया। तो विपक्ष का जो नैरेटिव था, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, संविधान का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, इन सवालों पर मोदी जी या उनकी पार्टी के लोग खरे नहीं उतर पाए। वो अपने ही वायदों का जवाब जनता को नहीं दे पाए। जनता जवाब मांग रही थी। और बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, आज की तारीख में भी अभी जो बूथ पर लोग खड़े हैं कतार में, उनसे जो लोग पूछ रहे हैं, अपना उनके मुंह के सामने माइक ले जा करके वो कह रहे हैं कि हाँ, हम बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट करने के लिए आए हैं। इसलिए उनके चेहरे पर हवाइया आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप अनम्यूट कीजिए। जी, आप रिकनेक्ट आप कर लीजिए अपने आप को। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है हेमंत जी। मैं आपके पास आ रही हूं, आप इतना रिकनेक्ट करें। और अमलेंदु जी, ये जिस तरह की बातें अभी हम यहाँ पर कर ही रहे थे कि किस तरह से गुलामों की एक फौज जो है वो तैयार की गई है हर तरह से, और किस तरह की बातें जो हैं वो नेताओं की तरफ से, तो और इस सब के बीच खबर यह है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की अभी अहम बैठक है आज, 1 जून है आज, और इसी 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक अहम बुलाई है और उसके लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। चुनाव प्रचार पूरा उन्होंने किया, 250 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की, कमर में दर्द, तकलीफ, लेकिन अभी भी जज्बा कम नहीं है। और आप ये देखें कि बिहार से दिल्ली वो आ गए हैं। सुनते हैं कि दिल्ली आने के बाद क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। और सब लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनको सबक सिखाने के लिए आज 7वें चरण में वोट का चोट लोग दे रहे हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं आज ही। अरे इनका कुछ भी है, कुछ भी कहेंगे, टिप्पा टिप्पणी करेंगे। हम लोगों का जो बैठक है टाइमली हम लोगों का होता रहता है, उसमें कौन सा है? पहली और आखिरी बैठक तो है नहीं। तेजस्वी जी आज से हम लोग 300 प्लस रहेंगे। तेजस्वी जी सभी आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, तमाम चैनल। तो एग्जिट पोल का तो सबको पता है कि क्या प्रेशर रहता है और किन कारणों की वजह से एक ही लोगों का एक तरफा दिखाया जाता है। खैर उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकली ये सब किया जाता है, बट इट वोंट बी इफेक्टिव दिस टाइम। बिहार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने 250 से ज्यादा सभाएं की हैं। बिहार में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहा है जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया। हो गया रणनीति हम देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे एजेंडे के बाद। चलिए तो 300 पार करेंगे इस बार, ये कहना है तेजस्वी यादव का। इंडिया गठबंधन 300 पार करेगी, हमारी सरकार बनेगी। रणनीति बनाने के लिए, बात करने के लिए ही यहां पर आए हैं दिल्ली में। बेहद प्यारी वो तस्वीर थी, अपनी बेटी को गोद में वो लिए हुए थे और एक फादर होने की, एक पिता होने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। खूबसूरती से व्हील चेयर पर हैं, एक नेता की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाते हुए नजर आए। पूरे चुनाव में हमने देखा, और मैं जो कह रही थी कि जो चंद जिन चेहरों की बात होगी इस चुनाव में, हार जीत वो एक अलग बात है, वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो जमकर लड़े, जो एक तरह से एक राजनीतिक योद्धा के तौर पर जो नजर आए, उसमें अगर किसी का नाम, और बहुत यंग हैं तेजस्वी, उनका अगर नाम आएगा तो उसमें उस फहरिस्त में टॉप पर रहेंगे तेजस्वी यादव। इसमें कोई किसी तरीके से कोई दो राय नहीं है।
और अभी आपने देखा, चाहे आपने मीसा भारती को सुना हो या अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना हो, तमाम नेता अब दिल्ली आ रहे हैं। 3 बजे टाइम है और 3 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू होने होगी। इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनके तमाम चेहरे वहां पर पहुंचे जा रहे हैं। 1-2 लोग नहीं हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नहीं होंगी इस मीटिंग में शामिल, क्योंकि चुनाव उनके वहां पर है और जाहिर सी बात है कि वहां पर तूफान और इसकी वजह से उन तमाम कामों में भी वो मसरूफ है, तो वो इस मीटिंग में का हिस्सा नहीं रहेंगी। लेकिन लगभग तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, जो बड़े दल हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो तमाम आज शामिल होने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके निवास पर ये बैठक होगी। ये बड़ी बैठक है, ये स्ट्रैटेजी यहां पर तय होनी है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी लड़ाई किन ताकतों से है। किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए 4 जून की। जैसे ही पिटारा खुलेगा, जैसे ही ईवीएम खुलेगा और पहले रुझान और नतीजे आने शुरू होंगे, उसके बाद से ही धीरे धीरे जो धुंधली है अभी तस्वीर वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी और किस तरीके से अगर बीजेपी कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो माहिर है, पार्टियों को तोड़ने के, नेताओं को की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और किस तरह से की सियासत करने के लिए वो मशहूर है, साम दाम दंड भेद की, वो उस सियासत को कैसे नाकाम किया जाए, ये तमाम कोशिशें, ये तमाम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 1 जून की ये बैठक आज जो होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आज 1 जून, आज कई अहम चीजें हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक, 57 सीटों पर वोटिंग और इसके साथ साथ एग्जिट पोल, जिसमें एक बार आखिरी कोशिश माहौल बनाने की, उस माहौल के पीछे खेल करने की कोशिश जो है वो तमाम जो की जाएगी, लेकिन वो अब तमाम चीजें, तमाम खेल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमलेंदु जी, 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज बेहद महत्वपूर्ण है और उस वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखें तो अभी टॉप पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि 70 से 75% वोटिंग रही ही है तमाम फेजेस में। उत्तर प्रदेश में अगर 28% से ज्यादा अगर वोटिंग हो रही है तो यह माना जा सकता है कि ये इस बार की जो तमाम सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 सीटें ही हैं फिलहाल जहां पर बीजेपी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और बाकी इन 13 सीटों में लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और हो सकता है कि वो ये सीटें निकाल कर ले जाए। क्या इसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है जो बढ़ी हुई है? क्योंकि वाराणसी की बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है, जहां पर स्टेक ज्यादा है बीजेपी का, या गोरखपुर की बात करें, लेकिन उसी से लगी हुई सीट जो है चंदौली, वहां पर बड़ी तादाद में जो है वोटिंग हो रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बुशरा जी, अब वोटिंग का एक पैटर्न है अपना, वो जिस तरीके से चल रहा है। एक तो ये है कि जो एंटी मोदी वोट है या एंटी बीजेपी वोट है वो इस बार एक तरीके से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकल रहा है और इसलिए निकल रहा है कि उसको इस सरकार को हटाना है, चूँकि सरकार ने दुख बहुत ज़्यादा दिए हैं। जो भाजपा का समर्थक मतदाता है वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा है, उसे लग रहा है कि मोदी जी ने जो उसके साथ भी छल किया है। तो ये बड़ा संकट जो है असल में मोदी जी के साथ हो गया है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को ही निगल जा रहे हैं पूरा एक तरीके से। तो भाजपा का कार्यकर्ता इसलिए एक तरीके से हतोत्साहित भी है और इसलिए वो घर से बाहर निकलता भी नहीं है। और उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर निकलेगा और जाकर वोट दे आता है तो ये मोदी को मजबूत करेगा, और मोदी अगर मजबूत होंगे तो भाजपा कमज़ोर होगी। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के मतदाताओं का एक तरीके से माइंडसेट बन चुका है। तो इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता तो वोटर उसका निकल नहीं रहा है, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो संविधान को बचाने के लिए निकल रहे हैं कि अगर तीसरी बार कहीं बीजेपी की सरकार बन गई तो ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। तो संविधान को बचाने के लिए दूसरे लोग जो ज़बरदस्त तरीके से निकल रहे हैं। तो यही हम देख सकते हैं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रभाव जिन सीटों पर समझा जाता है वहाँ मत प्रतिशत कम हो रहा है, क्योंकि भाजपा का मतदाता नहीं निकल रहा है। जहाँ दूसरे लोग हैं वहाँ मत प्रतिशत
ज़्यादा है और मतदाता ज़्यादा निकल रहा है, चूँकि उसे मोदी को हराना है। तो यानी दोनों सीटों पे जहां मतदाता भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है, वहां मतदाता की प्राथमिकता ये है भाजपा को बचाना। जहां भाजपा का मतदाता कम है, वहां मतदाता की प्राथमिकता है संविधान को बचाना। यानी लड़ाई एक तरीके से बुशरा जी बचाने की है, वो चाहे संविधान को बचाने की हो और चाहे भाजपा को बचाने की हो। एंटी भाजपा वोट संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहा है और भाजपा का मतदाता जो है वो भाजपा को बचाने के लिए वोट नहीं कर रहा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकती हैं। जी बिल्कुल। और जिन उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 13 उनमें वाराणसी है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, घोसी है, गाजीपुर है, बलिया है, सलेमपुर है, चंदौली है, मिर्जापुर है, रॉबर्ट्सगंज है, बांसगांव है और देवरिया है। और इनमें से अगर हम देखें जहां पर अगर थोड़ी बहुत टक्कर होती हुई जो नजर आ रही है, उसमें वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर ये वो सीटें हैं जहां पर लग रहा है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ फाइट में नजर आ रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एज मिल रही है। लेकिन बाकी तमाम सीटें जो हैं वहां पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यहां पर अपनी जीत हासिल करने में कामयाब हो सकता है। और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जहां जिस उत्तर प्रदेश में उसने 80 में से 80 का नारा दिया था और वही नारा उसके लिए भारी पड़ गया है, उसे अपनी पिछली सीटें बचाना मुश्किल हो रहा है। और इस बार 50 पार का नारा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने जो दिया है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो लग रहा है कि काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तमाम चीजें ये ऐसा ही नहीं है कि यहां पर सिर्फ कहने के लिए कही जा रही हैं, बल्कि जमीन से पर जाकर जो हकीकत तलाशी है। मैं खुद जिस तरह से उत्तर प्रदेश गई हूं और जितनी मैंने लोकसभाएं वहां पर कवर की हैं, वहां पर मतदाता का गुस्सा देखते ही बनता है। आप माइक उनके आगे लगाइए और वो कहते हुए नजर आते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा है। जब आप राम मंदिर की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि राम मंदिर में भी आप ये देखिए कि कौन लोग जा रहे हैं, क्या गरीब वहां पर जा सकता है, क्या गरीब वहां पर दर्शन कर सकता है, जिस तरह के पूरे वहां पर अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। और मंदिर हमें रोजगार नहीं देगा, तो वो जो मंदिर का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जो सांप्रदायिक कार्ड खेले गए, जिस तरह से ध्रुवीकरण किया गया, कांग्रेस को दुश्मन बनाने की कोशिश की गई, देश के सामने दुश्मन की तरह पेश करने की, मुसलमानों को देश का दुश्मन की तरह पेश करने की जो कोशिश की गई, तमाम कोशिशें इस बार फेल हुई हैं। तो सवाल ये उठता है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, राकेश पाठक जी आपके पास मैं आ रही हूं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि आखिर फिर बीजेपी के लिए आपको जो सीटें आ रही हैं उसमें क्या काम करता हुआ नजर आ रहा है, कौन से मुद्दे हैं? और इंडिया गठबंधन, क्या आपको लग रहा है संविधान की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसने तो खैर पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया था और तभी एक कॉन्फिडेंस इन दलों को आया विपक्ष के और फिर इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन बना। और अगर सेहरा सबसे पहले और बंधना अगर चाहिए और कामयाबी की बात सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में करना चाहिए तो वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि गालियां भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही खाई हैं। इस चुनाव के हीरो और जीरो को अगर हम आंकें और देखें तो किसको मानते हैं आप? बुशरा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। इस चुनाव के हीरो नंबर 1 राहुल गांधी है, इसमें दो मत नहीं। नंबर 2 पर तेजस्वी यादव होंगे, नंबर 3 पर ममता बनर्जी होंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से उनका समझौता नहीं है, लेकिन जिस दमदारी से वो मैदान में उतरी है महत्वपूर्ण है। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का चौथा नंबर होगा, सोनिया गांधी का 5वां नंबर होगा, मेरे अनुमान में 6ठा नंबर होगा उद्धव ठाकरे का। और एक बड़ी बात यह है कि इस बार इंडिया गठबंधन में एक नहीं कई हीरो हैं। ये मल्टी स्टारर फिल्म है, यहाँ एक हीरो नहीं चलता, बहुत सारे हीरो हैं और वे सब मिलजुल कर जो सामंजस्य बना है उनमें, वो बड़ा दिलचस्प है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में ये बात लोगों को साफ हो गई है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। ना ममता बनर्जी की पार्टी हरा सकती है, ना अखिलेश यादव की पार्टी हरा सकती, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। इसका कारण ये देखिए कि जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्राएं की है, 2-2 यात्राएं की है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों से अपना कनेक्ट बनाया है,
जिस तरीके से उन्होंने बड़े और कड़े फैसले किए हैं, ये सारी बातें कांग्रेस को लोगों के करीब लाने में कामयाब हुई। और एक बात ये मैं मुतमईन हूं कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहां जहां बीजेपी इस भ्रम में थी कि हमने पिछले चुनाव में ये तीर मार लिए थे, वो तीर अब नहीं मार पाएगी। और एक बात ये भी साफ है कि जहां कांग्रेस जीती वहां बीजेपी माइनस हुई। तो आप देखेंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, पंजाब और हिमाचल हो, उन सभी जगह पर जहां जहां बीजेपी हारेगी तो जीतने वाला केवल कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। तो ये बात बीजेपी को बड़ी बेचैन करने वाली है कि कांग्रेस इस चुनाव के बाद अपनी सीटों में जो इजाफा करने वाली है वो चौंकाने वाला होगा। लोगों को ये बात फिर समझ में आ रही है कि उन्होंने जो गलतियां पिछले चुनाव में गलत बटन को दबाकर की थी, अब उनके सामने मौका है कि वे सही बटन को दबा सकते हैं। तो ये बातें बीजेपी के नेताओं को बड़ी बेचैन कर देती है। और आप देखिए जिस तरीके से उनका मीडिया मैनेजमेंट चलता है कि एक दिन नरेंद्र मोदी छाए रहते हैं, एक दिन अमित शाह छाए रहते हैं, आज नड्डा जी और नड्डा जी ही हैं। तो वहाँ उन्होंने स्लॉट बुक कर रखे कि हम इनको ये टाइम देंगे, इनको ये टाइम देंगे, इनको ये टाइम देंगे। तो उन्हें लगता है कि बीजेपी को लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, मीडिया मैनेजमेंट की वजह मैं कहूँगा मीडिया बाइंग के जरिए, क्योंकि तमाम चैनलों और अखबारों में जितना पैसा विज्ञापनों पर फूंका जा रहा है वो मीडिया बाइंग के अलावा कुछ नहीं है। तो ये उन्हें लगता है कि उसका फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतदाता समझ चुका है। और अब आप देखिए, एक दौर था बुशरा जी 2013 में जब नरेंद्र मोदी टीवी पे आते थे तो टेलीविजन चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती थी। और अब अगर नरेंद्र मोदी जी किसी भी कमर्शियल चैनल पर, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, या किसी भी मीडिया चैनल में आते हैं तो टीआरपी कम हो जाती है, लोग टेलीविजन का चैनल बदल देते हैं। तो ये बात साफ है कि लोगों की आप टेलीविजन चैनलों की टीआरपी से देख लीजिए कि कौन लोकप्रिय है। आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए कि किस नेता की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए। जहां राहुल गांधी के पेज हैं उनकी ग्रोथ का रेट देखिए और नरेंद्र मोदी को चाहने वालों का रेट देखिए। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैसी नहीं बची है जिसका भ्रम बीजेपी के लोगों को है, और लोग फैला रहे हैं भ्रम की मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं। ऐसा ये भ्रम भी टूट रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये श्री मोदी के अलावा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। नंबर 1 पर तो वही जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो हाल है इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि देश में एक नहीं कई नेता आएंगे। वैसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अकेली कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे कम से कम 10 नेता हैं जो इस देश के बहुत योग्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसे कम से कम 25 नेता होंगे जो इस देश के बहुत योग्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और बीजेपी में भी ऐसे कम से कम 5 नेता होंगे जो नरेंद्र मोदी की तुलना में अगर बीजेपी आए तो बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि कौन व्यक्ति कब्जा करके बैठा है, किसके कब्जे में सीबीआई है, किसके कब्जे में ईडी है, किसके कब्जे में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, मोदी जी के कब्जे में पूरा मीडिया है। और जो भी बातें फैलाई जा रही हैं उसका एक ही अर्थ निकलता है कि मुझे लगता है कि अब विवेकानंद जी उतरेंगे खुद और कहेंगे बस कर, बस नरेंद्र मोदी बहुत हो गया, तू अपना काम कर, तेरा ट्वीट मैंने देख लिया। बुशरा जी। जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर आपने प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और सबसे बेहतरीन बात जो आपने कही है, और वो एक लाइन जो मल्टी स्टारर जो एक तरह से फिल्म है इंडिया गठबंधन की, वहाँ तो बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन वहाँ पर अगर दूसरी तरफ देखें तो बस मैं ही मैं है और मैं से शुरू है और मैं पर ही ख़त्म है। मैं जो है वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके अंदर इतनी मैं
मैं है कि उन्होंने मैं से ही शुरुआत की और मैं पे ही वो खत्म कर रहे हैं, और लग रहा है कि अब उनकी जो ये मैं है वही खत्म होने जा रही है, क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत दिन तक किसी का नहीं रहता है। और ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। इस लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की भरसक प्रयास जो है वो किए गए, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह का पूरा ये इलेक्शन कैंपेन चला है, ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार का ये पूरा इलेक्शन कैंपेन असल मुद्दों का कैंपेन था। असल मुद्दों पर लड़ा गया, असल मुद्दों पर घेरा गया, और असल मुद्दों पर ही ये पूरा इलेक्शन जीता भी जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। और ये कम से कम हमने देखा है कि 10 सालों में ये पहली बार ऐसा चुनाव है। ये 2024 का बेहद महत्वपूर्ण तारीखी ये चुनाव है, और ये तारीख में दर्ज भी होगा हर लिहाज से। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे मेरा सवाल, और मैं सबसे पूछूंगी कि इस चुनाव के, क्योंकि आज आखिरी चरण है और इस पर बात करना जरूरी है, और मैं ये कहूं कि अगर इस शेर से मैं कहूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, तो क्या ये राहुल गांधी के लिए फिट होता है? क्योंकि वो एक अकेला एक ऐसा शख्स जिसने तमाम विपरीत परिस्थितियों में एक बीड़ा उठाया, एक ऐसी यात्रा करने का जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था, ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सामने थी, जहां कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी हुई थी, उनके खुद के नेताओं में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्होंने कहा चाहे मैं अकेला ही रहूं लेकिन फिर भी मैं इस यात्रा को करूंगा। और जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और जिस तरह से हजारों लोग उनके साथ जुड़े, वो कभी कारपेंटर बनते हुए नजर आए, कभी मजदूर बनते हुए नजर आए, कभी कुली बनते हुए नजर आए, कभी किसी के आंसू पहुंचे, कभी किसी को गले लगाया, किसी का बेटा बने, किसी के पिता के रूप में वो नजर आए, तो किसी के लिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि चेहरा बनकर उभरे जिसमें उसे सारी उम्मीद नजर आई। तो अगर एक किसी शख्स के बारे में बात की जाए और सबसे ज्यादा बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आलोचना किसी शख्स ने झेली है, किसी शख्स की इमेज को तार-तार किया गया है, डिमीन किया गया है, उसे किसी स्तर का नहीं छोड़ा गया है, वो राहुल गांधी थे। और वही राहुल गांधी कह सकते हैं कि खाक से उठ के और उस अंधेरी उसमें ना सिर्फ उन्होंने दिया जलाया बल्कि पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि मशाल उन्होंने जलाई, तो वो उनका नाम राहुल गांधी है, उनकी बात करना बेहद जरूरी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, बहुत अच्छा जुमला दे दिया है प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कि विपक्ष में मल्टी स्टारर फिल्म थी, एक दो नाम छूट गए हैं, उन्हें और जोड़ लेते हैं। हीरो तो उस फिल्म के राहुल गांधी है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब की फहरिस्त में अरविंद केजरीवाल का नाम भी आ सकता है, वे कल फिर जेल जाने वाले हैं। हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल कर सकते हैं, स्टालिन का नाम भी शामिल कर सकते हैं, अखिलेश यादव का भी नाम शामिल कर सकते हैं। लेकिन हर मल्टी स्टारर फिल्म में हीरोइन की भी एक आध जरूरत होती है। यद्यपि प्रियंका गांधी तो है ही, लेकिन इस चुनाव का जो हासिल होगा वो कल्पना सोरेन के रूप में हमारे सामने होगा। हमने देखा कि वे एक अच्छी वक्ता के रूप में, अच्छी संगठनकर्ता के रूप में सामने आई है। यद्यपि श्रीमती केजरीवाल ने भी कोशिश की, लेकिन वे उस तरह से उभर नहीं पाई। अब क्या पैमाने हो सकते हैं आकलन करने के हीरो और जीरो के? आज की पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया में सिमट कर रह गई है। हम सब लोग आज इस पर सक्रिय हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के वो नेता हैं जो सबसे पहले सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बढ़त लेकर सक्रिय थे। यानी जब राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया, ट्विटर हैंडल उनका बना, उससे पहले नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हो चुके थे। यही हालत यूट्यूब की थी। लेकिन अब जो मैं आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, 21 अप्रैल से 22 मई तक के 30 दिन का आंकड़ा जुटाया है एक अखबार समूह ने। वो ये बता देगा कि इस चुनाव का हीरो कौन था। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर, हम लोग भी यूट्यूब पर ही बात कर रहे हैं, हमारे भी लाखों करोड़ों व्यूअर्स होते हैं। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर जितने व्यूज थे इस एक महीने में, यानी 30 दिन में चलते चुनाव में, राहुल गांधी के व्यूज 21 करोड़ ज्यादा थे। नरेंद्र मोदी के थे 26 करोड़, यानी उनके यूट्यूब चैनल पर 26 करोड़ व्यूज मिले थे। राहुल को मिले 47.83 करोड़, यानी इसमें 21 करोड़ का फासला है। राहुल गांधी 21 करोड़ ज्यादा है।
एक्स जिसे ट्विटर कहा जाता था, उस पर भी मैंने शुरू में कहा था राहुल गांधी बहुत देरी से आए एक्स पर, ट्विटर पर। तब तक नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हो चुके थे, यद्यपि उसमें वो फर्जी भी माने जाते हैं जो रूस में साइबेरिया से बनते हैं। हम ये भी मान लेते हैं वो सारे असली फॉलोअर हैं ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के। वहां हालत ये है कि नरेंद्र मोदी को औसतन 17,000 लाइक्स मिले थे, राहुल गांधी को 38,000 लाइक्स मिले हैं। आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मोदी के ट्वीट्स पर जो रीट्वीट हैं वो 4,000 हैं, जबकि राहुल गांधी को औसतन 12,000 रीट्वीट मिले हैं। और इसी दरमियान जो नई पीढ़ी का जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो इंस्टाग्राम है। हम में से पता नहीं आप हैं कि नहीं, हम लोग बहुत कम सक्रिय इंस्टाग्राम पर, लेकिन जो पूरी नई पीढ़ी है वो पूरी तरह टूट पड़ी है इंस्टाग्राम पर। राहुल गांधी के फॉलोअर दुगनी तेजी से बढ़े हैं इंस्टाग्राम पर मोदी से, जबकि उनकी संख्या पहले ज्यादा थी। एंगेजमेंट और व्यूज में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या ये एक पैमाना नहीं होगा इस चुनाव में कौन आगे रहा कौन पीछे होगा? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग टीवी बंद कर देते हैं उनको देखकर, इसके भी कई प्रमाण हैं। आपको याद होगा चंद्रयान जब पहुंचा था 75 लाख लोग उस वक्त देख रहे थे, ऐसा आंकड़ा आया था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री प्रकट हुए स्क्रीन पर, जब तक इसरो के वैज्ञानिक दिख रहे थे, बता रहे थे, और वो उपग्रह हमारा जाते हुए दिख रहा था रॉकेट, तब तक 75 लाख लोग देख रहे थे। प्रधानमंत्री उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में थे। वे एकदम यकायक जैसे ही यान वहां पर उतरा, वे प्रकट हुए, वो दर्शकों का आंकड़ा 3 लाख बचा था। ये प्रामाणिक तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। यानी उस वक्त पूरा हिंदुस्तान, विदेशों में भारतीय नागरिक सब देख रहे थे, लेकिन जैसे इसरो के वैज्ञानिक हटे और माननीय प्रकट हुए, लोगों ने टीवी बंद कर दिया अपने। ये मान सकते हैं कि इस चुनाव के नतीजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सचमुच में इस देश का नेता कौन है, लोगों ने किसे चुना है। हम अभी फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, शाम तक और एग्जिट पोल आएंगे। मुख्य धारा का भोंपू मीडिया पहले से ही, आज सुबह से और कल से ही, वहां के संपादकों ने सीटें 303, 350, 400 लिखना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की नेता उमा भारती ने अभी 3-4 दिन पहले कहा कि 500 सीटें जीतेगी बीजेपी, 400, 500। तो ऐसे अनुमानों के बीच में सच्चाई तो मतदाता को तय करनी है। उसने जो फैसला किया है वो मशीनों में कैद हो चुका है। लेकिन ये पूरा चुनाव राहुल गांधी की स्थापना का और नरेंद्र मोदी के प्रस्थान का बिंदु बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बुशरा जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और ये पैमाना इसलिए भी है जो सोशल मीडिया के जो आंकड़े आपने पेश किए हैं, क्योंकि यही पैमाने जो हैं वो प्रधानमंत्री के लिए रखे जाते रहे हैं। यही वो सोशल मीडिया है जिसका बूम आया ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आप ये सोचिए कि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके इतने करोड़ जो हैं वो उनके कार्यकर्ता हैं। अगर आप ये सोच लीजिए कि उनमें से आधे भी अगर ट्विटर, फेसबुक और इन सब पर हैं, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री को नहीं देख रहे हैं? वो भी उब चुके हैं, वो भी अब उनको नहीं सुनना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं अब रह गया है। और यही वजह है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स को 70 से ज्यादा इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, और न्यूज़पेपर्स को अलग उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, और एक चैनल को 4-4, 5-5 उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, और उन पर कुछ हजार व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। और हम जैसे प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, वहां पर अगर हम किसी इंडिया गठबंधन के किसी कैंडिडेट या फिर कांग्रेस के अगर किसी कैंडिडेट का भी अगर हम इंटरव्यू कर ले तो उसको भी लाखों लोग देख लेते हैं। यह फर्क है, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद उधर नजर आ रही है, लोग एक उम्मीद से वहां सुनना चाहते हैं। वो गृहणियां, एक मैं यहां पर आपसे तस्दीक करना चाहूंगी, या तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी आप या राकेश पाठक जी, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कि क्योंकि मध्य प्रदेश से आप दोनों लोग आते हैं, कि वो महिलाएं जो विधानसभा के चुनाव में ये माना गया जिन्होंने भरपूर वोट किया भारतीय जनता पार्टी को और जीत हासिल हुई, इस बार के अगर हम ये चुनाव में देखें तो वही महिला वोटर जो है वो तकरीबन 11% कम इस लोकसभा चुनाव में निकली है। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो ये भी बताता है कि कैसे जिन औरतों को आपने कुछ हजार के लिए अपनी तरफ आप लेकर आए, उनको वो हकीकत से अब वाबस्ता हो रही हैं। उनको ये पता चल रहा है कि भाई अगर कुछ दिन और ये सरकार रही, जो थोड़े बहुत जेवर या जमा पूंजी जो बिक चुकी है बहुत बड़ी, वो जो बची है वो
भी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल ही सड़क पर आ जाएंगे। आप में से जो भी तस्दीक करना चाहे, आप शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी। तो राकेश पाठक ने जो बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। जब सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले ट्विटर या जो अब एक्स है उस पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कोई थे तो वो कांग्रेस के शशि थरूर थे। और शशि थरूर जब थोड़े निष्क्रिय हुए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी कंपनियां लगी उनको सोशल मीडिया के पर प्रमोट करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर्स बढ़े। राकेश जी इत्तेफाक लिखेंगे मेरी बात से कि ये इंस्ट्रक्शंस है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, बीजेपी शासित सभी राज्यों के नेताओं को, मंत्रियों को और निगम मंडलों के अधिकारियों को कि अगर पार्टी में रहना है और अपनी औकात बनाए रखना है तो मोदी जी के हर ट्वीट को रीट्वीट करना ही है, मोदी जी की हर बात पे जय जयकार करना ही है। केवल एक नेता है नितिन गडकरी जो मोदी जी के हर ट्वीट को रिट्वीट नहीं करते। तो एक तो ये है जो हमें दिख रहा है। दूसरी बात ये कि जो ट्रोल आर्मी के हजारों लोग हैं जिन्हें भुगतान किया जा रहा है कि आपका काम है माननीय नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करना, उस पर जय जयकार करना, ये उनकी संख्या अलग है। तो यहाँ राहुल गांधी की बढ़त को इसलिए 3-4 गुना बढ़ा के देखना चाहिए कि उनके पीछे कोई सरकारी सत्ता नहीं है, उनके पीछे पेड कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा देके उनका प्रचार कर रहे हैं। इस बात को देखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछी उसके लिए राकेश जी बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, पाठक जी सही जवाब देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 40% वोट, लगभग 40% वोट कांग्रेस को मिले थे। मतलब 2013 के पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इतने ही वोट मिले थे। जो लाडली बहना योजना की जो बहनें उत्साहित थीं वे इस चुनाव में उत्साहित नहीं हैं। उन्हें पता है कि इस चुनाव में अगर वे वोट देंगी तो उनका जो 1250 रुपए मिलने का क्रम है वो बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में वो मुतमईन नहीं है। मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ। बुशरा जी चाहेंगे इसमें कुछ? मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन देख रहे हैं उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों के प्रिय भाई और मामा, भांजियों के मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। निश्चित तौर पर इसे कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में महिलाओं, युवतियों के बीच में बहुत लोकप्रिय नेता रहे, खासतौर से इस तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन से। लेकिन जब उन्हें चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके कारण से, उसके बाद से मध्य प्रदेश की महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हुआ होगा। ऐसा मुझे लगता है कि जिस उत्साह से उस वक्त उन्होंने वोट दिए लाडली बहना योजना के कारण या शिवराज सिंह चौहान के कारण, वो योजना का लाभ तो उन्हें अब भी मिलता रहेगा। लेकिन शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया मोदी शाह ने, इसकी एक कहना चाहिए ठेस महिला मतदाताओं को लगी है। आज भी शिवराज सिंह जहां जाते हैं, अभी इस लोकसभा चुनाव के प्रचार में जहां गए, उनके प्रति महिलाओं का, युवतियों का, जो लाभार्थी हैं और जो लाभार्थी नहीं भी हैं, उनका जो स्नेह है, जो अपनापन है, वो दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में उस असंतोष के कारण मन के अंदर जो उनको पीड़ा हुई है कि हमने जिसको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाना चाहा, चौथी 5वीं बार मोदी ने उसको नहीं बनाया, तो अब हम मोदी को भी वोट नहीं देंगे। ये भाव हो सकता है, इसी कारण से वो 11% कम मतदान हुआ है। आपका अनुमान सही है और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद से कांग्रेस तो सोई हुई थी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, बीजेपी में तो निर्देश है। कांग्रेस की हालत तो ये थी कि इस लोकसभा चुनाव से पहले तक राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाद में भी राष्ट्रीय नेता तो रहे, भले अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया, सबसे बड़े एक नेता तो वही हैं। कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते थे, कोई तवज्जो नहीं देता था। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो ट्विटर पर थे ही नहीं। लेकिन अभी जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की,
उसके बाद से पार्टी ने इस औजार की अहमियत को भी समझा कि आज पूरी दुनिया हथेली पर है, ये 6 इंच के मोबाइल पर है सब कुछ। अगर आप इस पर नहीं है तो बहुत सारा हिस्सा आपका छूट रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में जिस तरह से वीडियो ब्लॉग्स बनाए हैं, चलते हुए गाड़ी में बैठकर, उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने मुझे आदेश दिया, मुझे कहा कि भले ही रात हो गई है, आप एक वीडियो ब्लॉग बनाकर जारी करें। वो एयरपोर्ट से बंगले पर जाते समय गाड़ी में बैठकर बना रहे हैं। वहां उत्तर प्रदेश में फूलपुर में सभा नहीं हो पा रही है, उपद्रव हो गया, लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए, उन्होंने उसका भी इस्तेमाल कर लिया उस मौके का, अखिलेश यादव के साथ बातचीत कर ली, 1-to-1 1-on-1 इंटरव्यू कर लिया, तेजस्वी यादव के साथ खाना खाते में बात कर रहे हैं। ये जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के हर औजार का इस्तेमाल किया है, ये भी पहली बार हुआ है। क्योंकि देखिए, मोदी जी के जो इंटरव्यू हैं सब जानते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं। रेड बुल पीते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है आप रेड बुल पीते हैं? प्रधानमंत्री कह रहा है मैं अविनाशी हूं। प्रधानमंत्री प्रचंड झूठ बोल रहा है, जो कल कह चुका था आज पलट जाता है, कहता है मेरे मुंह में मत डालिए अपने शब्द, और वे खामोश होकर रह जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन भी ले रहे हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और जो सहज तरीके से प्रयोग किया उन्होंने सोशल मीडिया का लोगों से बातचीत करने में। अभी देखा हमने, एक टेम्पो में बैठकर चले गए पंजाब में, कहीं बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं टेम्पो के स्टाफ से। इन चीजों ने असर किया है, और मुझे लगता है राहुल गांधी की मेहनत इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तौर पर गिनी जाएगी। चुनाव हारें या जीतें, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का तरीका राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय होगा। नरेंद्र मोदी का तरीका भी शोध का विषय होगा कि कोई व्यक्ति अपनी कथनी करनी से अपने ही किए धरे पर कैसे पानी फेर लेता है, इसकी जीती जागती मिसाल नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। जी बुशरा साहिबा, ये अध्ययन का विषय होगा कि कैसे एक नेता को होना चाहिए और कैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और दूसरी तरफ होगा कैसा नेता नहीं होना चाहिए और कैसे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये दोनों बड़े फर्क हैं जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से, क्योंकि हम सोशल मीडिया की और सब की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ऑर्गेनिकली गेन किए गए तमाम फॉलोअर्स हैं जो उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उन पर यकीन होता है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ लिख देते हैं तो नीचे आपको भर भर कर जो है वो गालियां दी जाती हैं और आपको किस किस तरह की धमकियां मिलती हैं, वो सब हमने देखा है। वो 10 सालों में क्या नहीं देखा है, एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक महिला के तौर पर सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है। और ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह की सरकार रही और किस तरह की भीड़ उन्होंने इकट्ठी की है जो किसी भी बात पर उग्र हो जाती है। हेमंत कुमार जी और अमलेंदु जी, आप दोनों से भी मैं जानना चाहूंगी, आप दोनों के लिए भी, हेमंत जी पहले आपसे, आपके लिए इस चुनाव के हीरो और जीरो कौन रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद ईपी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ईयरफोन्स में, या फिर अनम्यूट आप कर लें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं टीम से कहूंगी कि एक बार हेमंत जी की को चेक करें कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपके पास मैं लौट रही हूँ हेमंत जी, माजरत की आपसे मैं फिर से सवाल नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सेम सवाल अमलेंदु जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आपके लिए इस चुनाव के हीरो और जीरो कौन? इसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हो सकते हैं, किसी भी दल के कोई नेता हो, लेकिन वो चेहरे, हार और जीत अलग बात, जिनको याद किया जाएगा, जिनके नाम तारीख में दर्ज होंगे, जिन्होंने चुनाव ऐसा लड़ा जैसे लड़ा जाना चाहिए था, वो मुद्दे उठाए जो उठने चाहिए थे, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो एक तरह से नायक के तौर पर उभरे हैं। देखिए समिता जी, बुशरा जी कि एक तो जो आपने सवाल किया कि कौन जीरो और कौन हीरो, तो अब खैर 4 जून को मालूम पड़ जाएगा जीरो और हीरो का। लेकिन हम जो चुनाव की पूरा हम लोगों ने विश्लेषण किया है, जिस तरीके से उस पर नज़र रखी है, किस तरीके से लोगों ने प्रचार किया, क्या क्या मुद्दे उठे, इनको देख करके समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी 000 पे जा रहे हैं। सिंगल जीरो नहीं बल्कि 000 पे जा रहे हैं। वो पार की कुछ भी बात करते हो, लेकिन वो 000 पे हैं।
राहुल गांधी जो हैं वो सुपर हीरो की तरफ बढ़े हैं, ये हम साफ तौर पे समझ सकते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने, एक तो जो महत्वपूर्ण बात है वो बुशरा जी है कि राहुल गांधी ने पूरा चुनाव जो था वो संविधान पे केंद्रित कर दिया। ये सबसे बड़ी सफलता इस चुनाव में राहुल गांधी की है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विफलता ये है कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही चुनाव का मुद्दा बना दिया और लोगों में उत्सुकता जाग गई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है क्या। यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तरीके से इतना चर्चा में नहीं आता अगर पहली दफ़ा में ही नरेंद्र मोदी उस मैनिफेस्टो के ऊपर हमला नहीं करते। नरेंद्र मोदी के हमला करने का नतीजा ये हुआ कि संविधान एक तो चर्चा में आ गया कि संविधान को बचाना है, दूसरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो एक तरीके से जो है वो आ गया चुनाव के केंद्र में कि इस मैनिफेस्टो में क्या क्या है। और दूसरी बात ये कि जो नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में किया है बुशरा जी, उसका परिणाम ये हुआ कि जनता को ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी बातें जो भी करें लेकिन ये 100% झूठ है। दूसरा, राहुल गांधी जो कहते हैं उसको करते हैं, ये राहुल गांधी की एक विश्वसनीयता लोगों के अंदर हो गई। मैं अभी देख रहा था, एक भाजपा के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उछलते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अभी उन्होंने कुछ ट्वीट किया दलितों को लेकर के कि उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी कांग्रेस को वोट दे करके। तो एक तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि दलितों ने पूरे देश में कांग्रेस को वोट दिया है। उसके नीचे फिर जो तमाम दलित हैं वही उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट जो है ये राहुल गांधी के वादे को गया है और राहुल गांधी ने जो अब तक कहा है उसको किया है। तो इसलिए अब आप आराम कीजिए, घर बैठिए, दलितों ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो राहुल गांधी के साथ चले गए हैं। ये एक साफ तरीके से है। अभी 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया, उस पर सैकड़ों कमेंट इस तरीके के आ चुके हैं बुशरा जी। तो आप समझ सकती हैं कि राहुल गांधी की क्या विश्वसनीयता किस तरीके से बनी है और राहुल गांधी ने किस तरीके से एक तरीके से कहा जाए वो इस चुनाव को रुख एकदम से मोड़ दिया है। चुनाव से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी हालांकि बुशरा जी, चूँकि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और उसके बाद फिर वो पैदल चले 4000 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद जो दूसरी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली वो लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास चली, यानी कि लगभग 11000 किलोमीटर के आसपास जो है राहुल गांधी ने इस देश को नापा। और सिर्फ देश को नापा नहीं बल्कि जनता से उन्होंने सीधे सीधे बात की, जनता से जो बातें की उन्होंने उसको पेन डाउन किया और जनता की वो समस्याएं समझी, वो हर वर्ग के लोगों की, कि वो चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कारीगर हों, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, सबकी बातें उन्होंने एक तरीके से सुनी अच्छे तरीके से। और उनको सुनते हुए उन्होंने ये बात समझी कि जनता की समस्याएं क्या हैं और हमारी अगर सरकार बनती है तो हमको उसको किस तरीके से हल करना है। तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है बुशरा जी, उसमें ये बात साफ तौर पर परिलक्षित होती है कि राहुल गांधी ने जो जनता से सुना, जो समस्याएं जनता की सुनी, उन समस्याओं के समाधान किस तरीके से किए जाने हैं ये उस घोषणा पत्र में है। और नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर हमला किया और लोगों ने जब उस घोषणा पत्र को पढ़ा, उसी समय चुनाव जो था वो एकदम से बदल गया। आपको याद होगा कि जो पहला इनका भाषण हुआ नरेंद्र मोदी का राजस्थान में, वहाँ जाकर के इन्होंने 400 पार की बातें की थी, लेकिन जैसे ही पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा एकदम से बदल गई और जो ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं नरेंद्र मोदी और जो चमकते दमकते रहते हैं, आप देखिए कि पहले चरण के बाद ही नरेंद्र मोदी का चेहरा जो वो काला पड़ने लगा। और वो जो बताया जाता है कि उनके ही अब नेता हो गए कल्पेश ठाकुर, उनका बीच में बयान था जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे कि नरेंद्र मोदी 80,000 किलो वाला मशरूम खाते हैं, तो वो मशरूम भी जो है उनकी चेहरे की रौनक वापस लेकर के नहीं आ पा रहा है। बुशरा जी आप इसको इस तरीके से समझिए। तो ये जो नरेंद्र मोदी का पतन शुरू हुआ मतलब पहले चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद ही, ये साफ तौर पर समझ में आने लगा। और जो हवा चली पहले चरण के मतदान के बाद वो आखिर तक आ रही है, बल्कि वो हवा और तेज होती चली गई। तो नरेंद्र मोदी इस तरीके से 000 पर जो मैंने कहा वो 000 पर आ गए। राहुल गांधी एक ज़बरदस्त हीरो की तरीके से उभर करके आए हैं। तो ये अगर सिर्फ 2 नेताओं की बात करनी है कि कौन हीरो कौन जीरो है तो इसको लिए कहा जाता है। बाकी उसमें और कौन कौन से जीरो शामिल हुए और कौन कौन इसमें हीरो शामिल हुए, तो वो एक लंबी फहरिस्त दोनों तरफ हो सकती है कि किधर जीरो बढ़ते चले गए और किधर जो है वो हीरो बढ़ते चले गए और कौन कौन हीरो हुए, तो उसकी एक लंबी चर्चा कुल मिलाकर के हो सकती है। दूसरी बात जो बुशरा जी एक है कि वो उसका आपको ये देखना होगा कि जो कम मतदान की और किस तरीके से ज़्यादा मतदान की जो बातें हो रही हैं और किस तरीके से हम लोग जो कह रहे हैं लगातार कि जो जहाँ मतदान कम हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब उसके खिलाफ लोग मत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं निकल रहा है। एक आंकड़ा मेरे सामने है बुशरा जी कि 2019 के चुनाव के मुकाबले जो पहले 5 चरण हुए उनमें जिन 25 सीटों पर मतदान सबसे कम हुआ वो 25 सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की हैं, जहां लगभग 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं। अब ये किसका नुकसान है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में 1 सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी।
राजस्थान में सारी की सारी सीटें उनके पास थीं, उत्तर प्रदेश में 62+2 उनके पास थीं। यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान का हो रहा है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। दूसरी तरफ जो सीटें जिन पर मतदान सर्वाधिक मतदान बढ़ा, वो 20 सीटें जो कहाँ की हैं, वो कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की हैं। अब यहाँ किसके बुलात हो रही है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो ये बुशरा जी शाम को जब एग्जिट पोल आएंगे वो कुछ भी बताएं, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन 300 सीट के पार होगा, भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे होगी। ये एकदम बिल्कुल तय होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार रहे हैं अभी तक की स्थिति में। शाम को जीत जाए मैं नहीं कह सकता, या चुनाव आयोग जितवा दे उसके लिए भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता का जो वाराणसी की जनता का जो रुझान है वो ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट हार रहे हैं। मिश्रा जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं वाराणसी से, चाहे अजय राय का हम बयान देखें या फिर जिस तरह से उस वोटर की हम बात देखें, जिस तरह की शिकायतें की गई, जो पूरी ताकत लगाई गई। अगर वाकई में वाराणसी को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी थे, तो फिर जिस तरह से पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है वो ताकत वहां पर नहीं लगाई होती, बड़े बड़े नेता वहां पर नहीं जाते, कैंप नहीं करना पड़ता वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री को वहां पर जिताने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं। 57 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, आखिरी दौर की ये वोटिंग है, आखिरी फेज है। एक लंबा चुनावी प्रक्रिया आपने देखी, हर चुनाव के बाद चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होता चला गया, लड़ाई जो है वो और ज्यादा क्लोज आती चली गई और अब लग रहा है कि एक तरफा जाती हुई नजर आ रही है। भले ही आपको जब आप सोशल मीडिया खोलें, आप वो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया खोलें और वहां पर आप देखें तो आपको अभी भी तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती नजर आ रही हो, वो सोशल मीडिया जहां पर आपको ज्यादातर बीजेपी के लोग आपको नजर आते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत देखेंगे तो हकीकत बिल्कुल आपको उसके उलट नजर आएगी। ये वही चुनाव है जिसको लगातार ये कहा जाता रहा कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव है, इस चुनाव में भी इस बार कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, इसका फायदा हो सकता है उनको 2029 में हो, लेकिन 24 में तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि कैसे ये तमाम जो टॉल बातें या प्रॉमिसेस, ये तमाम चीजें जो की गई थी वो किस तरह से धराशायी होती हुई नजर आई, वो खुद हमने अपने आंखों के सामने 40-50 दिन में देखा है, या मैं कहूं इन 2 महीने के पूरे प्रोसेस में हमने देखा है कि कैसे ये चुनाव पूरे तरीके से पलट गया, ये चुनाव पूरी तरीके से बदल गया। और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही नहीं बल्कि जो शहरी क्षेत्र हैं जिनको माना जाता है कि बीजेपी का वोटर वहां पर बड़े पैमाने पर होता है, वहां पर हमने देखा या तो उत्साह देखा ही नहीं कि वो वोटर निकला ही नहीं बीजेपी को वोट करने के लिए उन शहरी इलाकों में, या फिर अगर वोट करने के लिए निकला तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ गया। जो एक स्विंग वोटर था उसने निकलकर वोट किया। और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अभी आप देख लीजिए, 39.31% जो वोटिंग परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश के ही 1 बजे तक के आंकड़े हैं जो फिलहाल आप देखने जा रहे हैं स्क्रीन पर। 57 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 40.14% चंडीगढ़, 35.65% बिहार, हिमाचल प्रदेश 48.63%, पश्चिम बंगाल 45.07%। तो अभी हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह भी माना जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में वैसे भी हमने देखा है वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, चाहे असेंबली इलेक्शन हो उनमें भी। उड़ीसा 37.64%, झारखंड 46.80%, पंजाब 37.80%। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो आप देख रहे हैं ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। इसमें हिमाचल जो है वो टॉप पर है। ये भी माना जा सकता है कि हिमाचल में जो वेदर कंडीशंस हैं वो उस तरह की नहीं है, उतना गर्म नहीं है हिमाचल। जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, और तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो वहां पर गर्मी है, लू के थपेड़े हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। और जो वोटिंग परसेंटेज जो 1 बजे तक की है जो आपके पास आई है, जाहिर सी बात है कि ये 11 बजे तक जो वोटर्स निकले होंगे उनकी ये परसेंटेज है। अभी आप बीच में देखेंगे वोटिंग परसेंटेज उस तरह से नहीं बढ़ेगी और जैसे जैसे धूप थोड़ी ढलेगी फिर से वोटर जो है बड़ी तादाद में निकलना शुरू होंगे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज अगर पूरा ही पैटर्न देखें हम 6 इन चरणों में तो
बहुत ही कम रहा है। खासतौर पर बिहार ने बहुत निराश किया है, वहां पर उस तरह का वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है। लेकिन इसको आपको अलग अलग करके भी देखना पड़ेगा कि जहां पर आपको इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आए वहां पर वोटिंग परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगी। जहां पर बीजेपी आपको भारी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, मजबूत स्थिति में है, वहां पर आपको वोटिंग परसेंटेज कम नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी के मतदाता में वो उत्साह नहीं है। यहां तक कि आप जो अलग अलग जगहों पे पोलिंग बूथ के बाहर जो मेज लगाकर बैठे होते हैं, जो वहां पर पोलिंग एजेंट वगैरह, वहां पर भी आप देखेंगे कि कोई आपको भीड़ या फिर कोई उत्साह आपको वहां नजर नहीं आएगा। और वहीं अगर आप दूसरे विपक्षी पार्टियों के जहां पर पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि आपको बड़ी तादाद में वोटर्स अपनी पर्चियां लेने के लिए आपको लाइन में लगते हुए नजर आएंगे। और ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूं। जब मैं खुद वोट करने गई थी, मैंने ये एक्सपीरियंस पूरी तरीके से किया। जहां तक भी मैं गई, पत्रकार ये तमाम चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सब कुछ मैंने देखा। तो ये चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग, ये चुनाव तारीखी चुनाव, आज का ये चुनाव जो है, आज की जो वोटिंग है ये अभी 6 बजे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बीच जो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, उसकी बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 जून की वो तारीख और तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव को आपने सुना, तबीयत खराब की वजह के बावजूद भी एक लंबा उन्होंने पूरा चुनावी प्रोसेस जो है, क्योंकि 7 चरणों में बिहार में वोटिंग थे और एक अकेले ही थे, एक योद्धा की तरह वो ये चुनाव पूरा लड़ते हुए नजर आए। 250 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की और वो ये सब कुछ ये दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है कि किस मजबूती से चुनाव लड़ा गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने किसी भी अपने खुद के बीजेपी के नेताओं को उभरने नहीं दिया, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या फिर आप राजस्थान में वसुंधरा राजे की बात करें, जहां पर वो उस स्टेट के मजबूत लीडर थे जो अपने दम पर चुनाव अभियान को चला सकते थे। आप देखें कि मोदी से शुरू होकर मोदी पर खत्म हुआ, वहीं इंडिया गठबंधन में हर स्टेट में उनके अपने बड़े चेहरे मौजूद थे, जिनको फ्री हैंड था, जिन्होंने अपने दम पर पूरी चुनाव को लड़ा और उनका साथ देते हुए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो साफ तौर पर नजर आई। आज की अगर बात करें अमलेंदु जी, जो 1 जून है आज, और 1 जून कई मायनों में अहम, आज आखिरी चरण इंडिया गठबंधन की मीटिंग, आते हुए एग्जिट पोल, हमारा भी एग्जिट पोल है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। हमारा एग्जिट पोल किसी से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि हमारे आंकड़े साइंटिफिक तरीके से जुटाए हुए पूरे आंकड़े होते हैं। हमें कहीं से कोई आंकड़े नहीं दिए जाते हैं कि इसी के इर्द गिर्द अपनी फिगर रखिएगा, बल्कि जमीन पर जाकर पूरी टीम हमारी जो है वो लोगों के बीच जाकर वो आंकड़े जुटाती है, जो हम आपके सामने आज शाम को रखने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग को कितना महत्वपूर्ण माना जाए अमलेंदु जी, और इसको किस तरह से देखते हैं? तमाम बड़े नेता जुट रहे हैं, क्या ये जुटान इसलिए भी है कि आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जानी है, और उसके साथ साथ बीजेपी जैसी पार्टी से मुकाबला है, और यही वजह है कि चेता भी रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के आखिरी वक्त तक डटे रहना है? देखिए बुशरा जी, जो आखिरी समय तक डटे रहना है, असल में यही मूल मंत्र है। एक तो इस पे काम करना है, ये आखिरी समय तक डटे रहना है, और दूसरा तैयारी जो है वो करनी है 4 जून की दोपहर की, कि 4 जून की दोपहर जो है वो किस तरीके से जाकर के दावा पेश करना है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका देना ही नहीं है किसी भी तरीके का कि वो कुछ भी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का या राष्ट्रपति का कोई भी किसी तरीके का इस्तेमाल वो जो है कर पाए, और कोई भी उसको कोई एक प्रतिशत भी, जरा सी भी जो है कोई एक तरीके से कहा जाए कि वो लाइन छोड़ी जाए कि जहाँ वो हेरा फेरी कुछ कर सके। दूसरा जो है एक ये है कि 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग टेबल्स जो हैं उन पे क्या रणनीति इंडिया गठबंधन की होगी, उस पर बात करनी है। काउंटिंग टेबल्स के बाहर, यानी कि मतदान केंद्र जो है वो मतगणना केंद्र जो है, मतगणना स्थल जो है, उनके बाहर क्या रणनीति रहे, इस पर भी होगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की गड़बड़ियाँ कर सकती है, और जो कि कहा जाता है कि वो इस तरह की गड़बड़ियाँ कर सकती है प्रशासनिक मशीनरी के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, या किसी और तरीके से, या बाहुबल के जरिए, तो उसका किस तरीके से जवाब देना है, इसकी भी तैयारी की जाएगी। तो इसीलिए बहुत सतर्क रह करके, और सारे लोग जो है आपस में, हर राज्य के नेता एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, और 4 जून को जो काम करना है उसकी तैयारी 1 जून को ही कर ली जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो मुझे लगता है कि सारा पत्र सब तैयार कर लिया जाएगा आज ही, और वो गोपनीय रखा जाएगा, और 4 जून को जाकर के दोपहर में 2 बजे राष्ट्रपति को पत्र सौंप दिया जाएगा कि हम आ गए हैं और सिंहासन अब खाली कराओ राष्ट्रपति जी।
ठीक है, हमारी तरफ से दावा पेश हो गया। तो ये तैयारी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की है और इसी के लिए आज की बैठक बुलाई गई है कि किसको क्या बनाया जाना है, पोर्टफोलियो क्या होना, यानी सरकार बनाने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने शुरू कर दी है अपनी तरीके से। और इसलिए उन्होंने 4 जो आज शाम को एग्जिट पोल्स आने हैं उनमें अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो 4 जून की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया एक लाइन का, बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह जी, आज 1 जून को आप एग्जिट पोल्स का आनंद ले लीजिए, आप जश्न मनाइए, हम 4 जून को जश्न मनाएंगे। यानी कि एग्जिट पोल्स में आपको जिताया जा रहा है वो आप जीत लीजिए आज 1 जून को, लेकिन 4 जून को जब असली नताइज आएंगे उसमें हम जीतेंगे, यानी इंडिया गठबंधन जीतेगा और हम 4 जून को जश्न मनाएंगे। तो यानी इंडिया गठबंधन ने 4 जून के जश्न की तैयारी एक तरीके से शुरू कर दी है। और ये जश्न की तैयारी जो है वो जश्न किस तरीके से मनाया जाना है, उसके क्या क्या कारक होंगे, कौन कौन इसमें सहयोगी होंगे, कौन कौन नए सहयोगी जुड़े जा सकते हैं, सारे इफ एंड बट्स को लेकर के सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं मुझे लगता है। और आज इसमें एक तरीके से वो फाइनल कर लिया जाएगा कि किस तरीके से इसको जाकर के राष्ट्रपति के सामने दावा पेश किया जाना है और किस तरीके से नए समीकरण अगर कुछ बन रहे हैं तो कैसे बनने हैं, राज्यों की सरकारें कुछ बनाई जानी है तो वहाँ किस तरीके से बनाई जानी है, ये सारी चीज़ें एकदम से तैयार कर ली जाएंगी ताकि 4 जून को किसी भी तरीके की कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना होने पाए कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के कोई इस्तेमाल करने या कुछ करने। हालांकि मुझे लगता है कि वो परिस्थितियाँ पैदा ही नहीं होंगी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी नहीं उभर रही है बुशरा जी, इसको मैं समझ सकता हूं। बाकी अब 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा तो इसलिए इस तरीके की परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर ये बात मान के चली जाए कि चूंकि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो ट्रंप बन सकते हैं कि जायस बोल्सोनारो बन सकते हैं, तो इसका भी जवाब तैयार रखा जाए कि नरेंद्र मोदी अगर इस तरीके की कोई चीज़ें करना चाहें तो उसका विपक्ष जो है यानी इंडिया गठबंधन किस तरीके से जवाब देगा और जनता की उसमें किस तरीके से सहभागिता होगी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी किस तरीके से जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो सके। हालांकि मुझे लगता है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गए हैं समाधि लेने के लिए, उससे वो क्या है वो जो भी करने गए हैं क्या कहलाता है वो योग मेडिटेशन जो भी करने के लिए गए हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं तो वो जो भी करने के लिए गए हैं तो उससे हिसाब समझा जाता है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर दी है और शांति के साथ छोड़ देंगे ताकि इतिहास में ये भी ना लिखा जाए कि नरेंद्र मोदी जो थे वो हार गए थे, उसके बाद भी उन्होंने सत्ता का उनको इतना ज़्यादा लोभ था कि छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि अच्छे बच्चों की तरह, बुजुर्ग हो गए वो अच्छे बुजुर्गों की तरह वो इस पे काम करेंगे।